तुम अपनी प्रेमिका से होटल में दूसरे पुरुषों के साथ मिलते हो, लेकिन न केवल तुम गुस्से में नहीं होते, बल्कि तुम उन्हें प्रोटेक्शन देते हो और उन्हें सावधानी बरतने की याद दिलाते हो। लेकिन वह आदमी इसे पसंद नहीं करता। वह तुम्हें तमाशा देखने के लिए कमरे के अंदर आने का न्योता तक दे देता है। तब तुम गुस्से में कमरे में दाखिल होते हो और देखते हो कि कमरे में दो और आदमी हैं। वांग कांग, ली गांग, तुम लोग भी यहाँ हो भाई फान। हमें नहीं लगा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस तरह की इंसान होगी। तुम हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? ये सुनकर तुम नाराज नहीं बल्कि खुश होते हो। जरूरत नहीं है सज्जनों, मेरा इस तरह का झुकाव नहीं है। मुझे तो उम्मीद है कि याओ हमेशा के लिए आप लोगों के साथ ही रहे। और तुम्हारे इस विचार का कारण यह है कि होटल में प्रवेश करते ही तुमने एक ऐसी शक्ति विकसित कर ली है जिससे तुम दूसरों पर बीमारी के राक्षसों को देख सकते हो। और कांग की पीठ पर सिफिलिस का एक विशाल राक्षस है। उसका स्तर 20 तक पहुंच गया है। उस समय लुयाओ ने नाटक करना छोड़ दिया। वह खुलेआम तुम्हारी बेइज्जती करती है। हु फान, डिलीवरी करके हर महीने जो तुम 5 या 6 हजार युआन कमाते हो, सच कहूं तो वे मेरे लिए सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। लुयाओ के बोलने के बाद वह सोचती है कि तुम मौके पर ही गुस्सा हो जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हो। इसके विपरीत तुम मन ही मन हंसते हो। कुतिया, तुम बहुत भुगतोगी लुयाओ। मैं तुम्हारे अच्छे मनोरंजन की कामना करता हूं। यंडिंग होटल छोड़ने के बाद तुम एक राहगीर को देखते हो जो लगातार खांस रहा है। उसके सिर पर लेवल 1 का सर्दी का राक्षस है। उसी समय सिस्टम पेज दिखाई देता है और तुमसे पूछता है कि क्या तुम लड़ना चाहते हो। जिज्ञासावश तुम हां चुनते हो। तुरंत तुम एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हो। एक सफेद ध्रुवीय भालू तुम्हारे सामने खड़ा है। उसके सिर के ऊपर एक लाइफ बार चमक रही है। फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे सिर के ऊपर भी एक लाइफ बार है। उसी समय सामने वाला भालू तुम पर हमला करता है। तुम सहज रूप से बचते हो, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि तुम हिल नहीं सकते। चोट लगने के बाद तुम्हारे सिर के ऊपर 10 का लाल नंबर आता है। तुरंत बाद सामने वाला सर्दी का राक्षस रुक जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम हिल सकते हो। तो सहज रूप से तुम दुश्मन के सिर पर वार करते हो। दुश्मन की लाइफ बार बार कम हो जाती है। यह पूरी तरह से एक टर्न आधारित मुकाबला है। तुम लोग इसी तरह एक दूसरे पर हमला करते रहते हो जब तक कि तुम्हारी लाइफ बार 10 अंक तक नहीं पहुंच जाती। सर्दी के राक्षस की लाइफ बार खाली हो जाती है। वह शोर के साथ गिर पड़ता है। लड़ाई खत्म। तुम्हें 10 अनुभव अंक मिलते हैं। तुम्हारा लेवल बढ़कर लेवल 2 हो जाता है। बधाई हो होस्ट, आपने आइटम इन्वेंट्री अनलॉक कर ली है। आपने उपकरण, शस्त्रागार, आर्मरी अनलॉक कर लिया है। बधाई हो होस्ट, आपने लेवल 1 के सर्दी के राक्षस को हरा दिया है। आपको शक्ति कौशल स्ट्रेंथ स्किल सुड प्राप्त होता है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। तुम वापस फुटपाथ के किनारे पर हो। वह राहगीर जो बुरी तरह खांस रहा था अचानक बहुत बेहतर महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि वायरस के राक्षस को हराकर बीमारी को ठीक किया जा सकता है और साथ ही पुरस्कार भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर मैं लोगों के इलाज के लिए क्लिनिक खोलूं तो मैं निश्चित रूप से अमीर बन जाऊंगा। इसलिए तुमने दूसरे राहगीरों पर नजर डाली, लेकिन जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि उनकी बीमारी का स्तर 50 से ऊपर है। कोरोनरी हृदय रोग का राक्षस, हृदय रोग का राक्षस, यूरेमिया का जनरल। ये सभी ऐसे जीव हैं जिनका सामना करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बीमारियां जिन्हें आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, उन्हें मेरी वर्तमान ताकत से हराना बिल्कुल असंभव है। वर्तमान प्राथमिकता जल्दी से लेवल बढ़ाना है। फिर तुमने लेवल बढ़ाने के लिए एक अच्छी जगह के बारे में सोचा, रेने अस्पताल। इसलिए तुमने पहले जिंगसू निवास में थोड़ा आराम करने के लिए वापस जाने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप तुम गलियारे में खूबसूरत मकान मालकिन से मिले, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होगी। इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी होना वाकई अफसोस की बात है। लेकिन स्तन कैंसर सेना का यह अग्रदूत क्या दर्शाता है? खैर, इसे बाद में देखेंगे। मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ लेवल 10 के वायरस राक्षस को नहीं हरा सकता। समय मिलने पर मुझे अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हुई, तुम कमरे में घुस गए। लियू यान यह सुनकर दंग रह गई। उसे वास्तव में अंतिम चरण के स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन कमरे में घुसते ही उसे यह कैसे पता चल गया? जैसे ही तुम कमरे में घुसे, तुमने अपने अच्छे दोस्त चेन आओ को देखा। उसे कई बीमारियां हैं। उनमें से सबसे स्पष्ट सॉफ्ट मॉन्स्टर यानी कमजोरी का राक्षस है। यह आदमी मेरे सामने डींगे मारता रहता था। अंत में वह कुछ भी नहीं है। तो अपने भाई की खुशी के लिए तुमने पूरी दृढ़ता से उस कमजोरी के राक्षस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। सामने एक बिल्कुल नरम केंचुआ है। लड़ने का तरीका पहले जैसा ही है। यह अभी भी टर्न आधारित है। बिना किसी संदेह के तुम मैच जीत गए। इस बार विरोधी के शरीर पर एक खंजर दिखाई दिया। उपकरण प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। एक बार सुसज्जित होने पर खंजर हमले को 15 अंक तक बढ़ा सकता है। लड़ाई खत्म हुई। तुम असली दुनिया में वापस आ गए। चेन आओ, जिसे कुछ भी पता नहीं है, अचानक महसूस करता है कि उसके शरीर का निचला हिस्सा हल्का हो गया है, जैसे कि वह ताकत से भरा हो। भाई फान, हम अभी पेरिस के ड्रीम बाथ में जा रहे हैं। दावत मेरी तरफ से है। तुम अकेले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाता हूं। अगले दिन तुम योजना के अनुसार रेने अस्पताल पहुंचे। अचानक तुम्हारे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हमारा ब्रेकअप हो गया है। तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, पागल इंसान? यह याओ थी जो वहां आई थी। पता चला कि आज जागने पर उसने देखा कि उसे नीचे बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हो गई हैं। यह दर्दनाक था और इसमें खुजली हो रही थी। इसलिए वह जांच के लिए अस्पताल आई थी। वास्तव में यह सिफिलिस का राक्षस ही था जो उभर आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाकी 3 भी प्रभावित हुए हैं।
अगले ही पल पास से ही एक दहाड़ सुनाई दी। लीगांग, यह निश्चित रूप से तुम हो। कौन नहीं जानता कि तुम दिन भर किसी के भी साथ बाहर जाते हो। इसके बारे में सोचना ही काफी है। यह निश्चित रूप से याओ है। वह एक बदनाम सार्वजनिक परिवहन कार की तरह है। तुमने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे यह सब देखा। केवल तुम जानते हो कि स्रोत वास्तव में हांग के शरीर पर है, क्योंकि उसका सिफिलिस का राक्षस लेवल 20 पर है। तो तुम उन्हें थोड़ा सा दिलासा देने के लिए उनके पास पहुंचे। वास्तव में यह बीमारी इतनी भयानक नहीं है। आपको बस हर दिन अपनी दवाएं लेनी है, शारीरिक व्यायाम जारी रखना है, दैनिक जीवन में अच्छे सामंजस्य को याद रखना है, अपने पोषण को मजबूत करना है, और लंबे समय में आप मर जाएंगे। इतना कहकर तुम मुड़े और शान से चले गए। वे अकेले वहीं कांप रहे थे। इसके बाद तुम बाल रोग विभाग के सामने पहुंचते हो। तुम्हारा सुधार का रोमांच शुरू होता है। लेवल 1 के भुक्कड़ तक। क्या होस्ट लड़ना चाहता है? इस तरह लड़ना? तुमने दिन भर अस्पताल में राक्षसों को मारा। तुम्हारा लेवल लेवल 7 तक पहुंच गया। उपकरण अनुभाग में बहुत सारे उपकरण भी दिखाई देने लगे। तुम्हारा बैग राक्षसों को मारने से प्राप्त सभी प्रकार के मान से भरा है। इन्वेंट्री का एक फायदा यह है कि इसके अंदर का समय पूरी तरह से स्थिर है। खराब होने का बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन नुकसान यह है कि इसमें जीवित प्राणियों को रखने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा तुम्हें एक सुनहरी कौशल पुस्तक भी मिली है। स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर का प्रभाव दर्द को रोकना और क्यूआई को मजबूत करना है। इसे सीखने के बाद तुम आराम करने के लिए अपने अपार्टमेंट लौटने की तैयारी करते हो। गलियारे में तुम फिर से लियू यान से मिलते हो। वह तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए अपना मुंह खोलती है। तो तुम चेन आओ को साथ ले जाते हो और ल्यूयान के पीछे एक गली के अंत में एक बारबेक्यू की जगह पर जाते हो। लेकिन वहां पहुंचते ही ल्यूयान को द्वारा पड़ने लगता है। वह बहुत दर्द में जमीन पर गिर पड़ती है। बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगी। यह दृश्य देखकर तुम तुरंत उस स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर के बारे में सोचते हो जो तुमने दिन में सीखा था। तुम तुरंत उसके शरीर के 3 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में चांदी की सुइयां चुभा देते हो। ल्यूयान का रंग तुरंत बहुत सुधर जाता है। मैंने केवल तुम्हारे दर्द को अस्थायी रूप से कम किया है। समय निकालकर जांच के लिए अस्पताल जाओ, ठीक है? धन्यवाद। रात के खाने के बाद ल्यूयान तुम्हें अपने आलीशान पेंट हाउस में आमंत्रित करती है। अपने आखिरी कुछ महीने मेरे साथ बिताओ। मैं तुम्हें यह अपार्टमेंट दे सकती हूं। तो क्या तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में बहुत पहले से पता था? हाँ, मेरा कभी कोई प्रेम संबंध नहीं रहा। इसलिए मैं अपने जीवन के अंत से पहले एक शांतिपूर्ण और वास्तविक प्रेम संबंध जीना चाहती हूं। तो मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम भरोसेमंद हो और तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा एक्यूपंक्चर मेरा दर्द कम कर सकता है। इस तरह मैं तुम्हारे साथ अधिक समय बिता पाऊंगी। शकियाग, मुफ्त में एक अपार्टमेंट और बोनस में एक प्रेमिका मिलना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो तुमने जल्दी से स्वीकार कर लिया। साथ ही तुमने चुपके से उसकी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का फैसला किया। अगले दिन तुम लेवल बढ़ाने के लिए जल्दी रेने अस्पताल पहुंचे और पूरा दिन इसी तरह राक्षसों को मारने में बिताया। तुम्हारा लेवल लेवल 10 पर पहुंच गया और तुम्हें एक छिपा हुआ टैलेंट भी मिला, डायमंड बॉडी। स्थायी रूप से मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा लिए गए सभी नुकसान को कम करती है और योद्धा के हमले और बचाव को बढ़ाती है। साथ ही सभी असामान्य स्थितियों से इम्यून करती है और प्रति सेकंड 21,000 अधिकतम स्वास्थ्य अंक यानी एचपी बहाल करती है। शम मोनेरोग, यह टैलेंट बहुत शक्तिशाली है। इस टैलेंट के साथ यह उच्च स्तरों को चुनौती देने की क्षमता रखने जैसा है। इसलिए तुम बेताबी से अपार्टमेंट की ओर भागे। तुम लियू यान के शरीर पर मौजूद वायरस राक्षस को चुनौती देने वाले हो। लियू यान तुम्हें देखकर बहुत खुश है। बहुत खुश हूं बेबी। कल जो तुमने मुझे 2 सुइयां लगाई थीं, उससे मुझे आज पूरा दिन बहुत आराम महसूस हुआ। चिंता मत करो, थोड़ी देर में और भी आराम मिलेगा। तुम सीधे लड़ाई शुरू करते हो। स्तन कैंसर सेना का अग्रदूत एक चित्तीदार बाघ है। 2000 स्वास्थ्य अंकों के साथ तुम बाघ को तेज धार वाली तलवार से काटते हो। रक्त की मात्रा 250 कम हो जाती है। यह टैलेंट वाकई अद्भुत है। फिर बाघ तुम पर हमला करता है। टैलेंट के आशीर्वाद से तुम केवल 20 स्वास्थ्य अंक होते हो। इस तरह तुम हजारों राउंड तक लड़े। तुमने सफलतापूर्वक अग्रदूत को मार डाला और साथ ही तुम्हें उपकरण मिले। सफेद बाघ उपकरण। सफेद बाघ उपकरण का सक्रिय कौशल हर लेवल पर स्थायी रूप से 10 अंक बढ़ाता है। सभी विशेषताएं। वर्तमान स्तर 1। तुरंत बाद लियोयान के बगल में लेवल 20 की बीमारी का एक राक्षस दिखाई दिया। लेवल 20 का स्तन कैंसर सेना का सेंचुरियन। उसे मारने के बाद यह लियोयान का जीवन 2 साल तक बढ़ा सकता है। बेशक कैंसर को ठीक करना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि पीछे राक्षसों की एक लंबी श्रृंखला मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन इससे मुझे उम्मीद मिलती है। इस समय पता नहीं क्यों लियोयान बहुत हल्का महसूस करती है। यह कैसी स्थिति है? क्या यह प्यार की ताकत है? फिर वह तुम्हारा हाथ पकड़ती है और बेडरूम की तरफ बढ़ती है। एक भीषण युद्ध के बाद तुम लियोयान को देखते हो और वहीं स्तब्ध रह जाते हो। धिक्कार है, अभी भी लेवल 100 का बांझपन का राक्षस है। लियोयान ने अपने पिछले जन्म में क्या किया होगा जो इस जन्म में उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। अगली सुबह तुम राक्षसों से लड़ने और लेवल बढ़ाने के लिए रेने अस्पताल वापस जाते हो, लेकिन तुम देखते हो कि यहां बहुत अधिक सुरक्षा गार्ड हैं। अस्पताल की आय अचानक 1/3 कम हो गई है। कई मरीज अपना नंबर लेते ही ठीक हो जाते हैं। निदेशक को संदेह है कि कोई यहां अवैध रूप से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा है। आज आपको कड़ी निगरानी रखनी होगी।
उसी समय तुम्हारे सामने एक मेडिकल ट्रॉली तेजी से आती है। बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रहा है। अगर रक्तस्राव नहीं रुका तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर एल को ऑपरेशन के लिए जल्दी बुलाओ। यह दृश्य देखकर तुम दृढ़ता से कदम उठाते हो। तुम रक्तस्राव रोकने के लिए पहले स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हो। रक्तस्राव के राक्षस का लेवल 20 से घटकर 15 होने के बाद तुम अजय डायमंड टैलेंट के आशीर्वाद के साथ बिना किसी हिचकिचाहट की लड़ाई शुरू करते हो। आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने अपने दुश्मन को हरा दिया। उसकी जीत के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 100 साल पुराना मालिश कौशल। उस समय डॉक्टर आता है और देखता है कि रक्तस्राव पूरी तरह से बंद हो गया है। ऑपरेशन के दौरान इस सुई को ना निकालें। इसका हेमोस्टैटिक और एनाल्जेसिक प्रभाव है। क्या तुमने सूचित किया? डॉक्टर सुनने के बाद बहुत उलझन में है, लेकिन ऑपरेशन जरूरी है। उसने और कुछ नहीं कहा। ठीक उसी समय मरीज के परिवार के सदस्य तुम्हें धन्यवाद देने आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि तुम्हारे सुई लगाने के बाद ही मरीज का रक्तस्राव रुका था। करीब से देखने पर तुम्हें पता चलता है कि जो व्यक्ति आया है वह जेंग है, तुम्हारा हाई स्कूल का सहपाठी। घायल व्यक्ति उसके पिता हैं, जो पुलिस ब्यूरो के प्रमुख हैं और जिन्हें अपराधियों को गिरफ्तार करते समय कई बार चाकू मारा गया था। अच्छा हुआ कि तुमने समय पर हस्तक्षेप किया। झेंग ने तुम्हारे साथ सहमति जताई थी कि ऑपरेशन के बाद तुम लोग जश्न मनाने के लिए मिलेंगे। स्वीकार करने के बाद तुमने लेवल बढ़ाने के लिए फिर से राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही तुम शाम को घर लौटने वाले थे, तुम्हारा फोन बजा। वह झेंग था। पता चला कि उसके पिता ऑपरेशन के बाद बेहोश रहे। डॉक्टरों ने कहा कि दूसरे ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन जीवित रहने की दर कम है। इस नाजुक क्षण में उसने तुरंत तुम्हारे बारे में सोचा। यह सुनकर तुम तुरंत अस्पताल पहुंचे और ध्यान से देखा। लेवल 20 का एक एलीट राक्षस, 40 रक्त चम्मच वाला राक्षस। तुम तुरंत समझ गए कि बेहोशी का कारण QI और रक्त की कमी थी। शुरू में तुम्हें यकीन नहीं था कि तुम लेवल 20 के एलीट राक्षस को हरा सकते हो, लेकिन सुबह के अनुभव से तुम जानते थे कि तुम पहले बीमारी के राक्षस के स्तर को कम करने के लिए स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर का उपयोग कर सकते हो। इसलिए तुमने कहा कि तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें बीच में ही रोक दिया। यह हास्यास्पद है। आप हमारे मान्यता प्राप्त अस्पताल पर भरोसा करने के बजाय बिना किसी चिकित्सा योग्यता वाले व्यक्ति पर विश्वास करना पसंद करते हैं। उस समय झेंग ने पलटवार किया। अगर अस्पताल 50% सफलता दर की गारंटी दे सकता है तो मैं मरीज को आपको सौंप दूंगा। यह सुनकर डॉक्टर का चेहरा काला पड़ गया और उसने कुछ नहीं कहा। वह कुछ नहीं कह रहा था। झेंग ने तुम्हारी ओर देखा और कहा, तो आगे सब तुम पर निर्भर है। भाई फान, तुमने सिर हिलाया और काम करना शुरू कर दिया। मरीज पर एक्यूपंक्चर का उपयोग करने के बाद सावधानी के तौर पर तुमने 100 साल पुरानी मालिश का भी उपयोग किया, जिससे मूल बीमारी का राक्षस लेवल 20 से घटकर लेवल 15 हो गया। फिर तुमने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। उपकरणों और टैलेंट की बदौलत 2500 ऊर्जा और रक्त वाले गोरिल्ला को चाकू के वार से मार दिया गया। इस लड़ाई ने 20 साल के 5 औषधीय पौधे और ऊर्जा और रक्त सूप का एक पुराना नुस्खा भी गिराया। लड़ाई के बाद मरीज जाग गया, लेकिन वह फिलहाल बहुत कमजोर है। तुमने तुरंत वह पुराना नुस्खा निकाला। इस नुस्खे का पालन करते हुए मरीज के लिए दवा तैयार करने के लिए किसी से कहा। ऊर्जा और रक्त का सूप पीने के बाद मरीज का रंग तुरंत लाल और चमकदार हो गया। झिंग तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसी समय इलाज करने वाले डॉक्टर ने चुपके से तुम्हारा नुस्खा नोट कर लिया। उसने पहले ही इसमें छिपे विशाल आर्थिक मूल्य का पता लगा लिया था, लेकिन वह जो नहीं जानता वह यह है कि भले ही उसे नुस्खा मिल जाए, वह ऊर्जा और रक्त सूप को दोबारा नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें से एक सामग्री केवल राक्षसों से लड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद तुम फिर से सुधार के रास्ते पर निकल पड़े, क्योंकि लियू यान के पास समय वास्तव में कम है। अपने लेवल में धीरे धीरे वृद्धि के साथ तुमने देखा कि प्रत्येक लेवल के लिए आवश्यक अनुभव तेजी से बढ़ता है, इसलिए सुधार की गति धीमी होती जा रही है। अस्पताल में कई दिन बिताने के बाद तुम केवल लेवल 15 तक पहुंचे। तुमने इन दिनों की लड़ाई से यह भी सीखा कि एलीट राक्षसों के आंकड़े उसी स्तर के साधारण राक्षसों की तुलना में 2 गुने होते हैं, लेकिन बॉस राक्षसों के आंकड़े तुम्हारे लिए अभी भी अज्ञात हैं। उस दिन तुम राक्षसों से लड़ने के लिए हमेशा की तरह रेने अस्पताल गए। अचानक एक विशेष बीमारी के राक्षस ने तुम्हारा ध्यान खींचा। माइग्रेन का राक्षस, बॉस स्तर की बीमारी का राक्षस। मुकाबला संभव है। आखिरकार बॉस स्तर के राक्षस से लड़ने का मौका। इसलिए तुमने जल्दी से लड़ाई शुरू की और उसी समय तुम्हारे सामने अचानक एक अधिसूचना दिखाई दी। बॉस स्तर की बीमारी के राक्षस से लड़ने के लिए पहले स्वर्ण सुई से रक्त निकालना, ब्लड लेटिंग आवश्यक है। यह क्या चीज है? क्या इसमें कुछ पूर्व शर्तें हैं? शक्तिशाली, तुम्हारे पास एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार से होने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यह कि तुम दूसरे व्यक्ति के सिर दर्द को दूर करने में मदद करने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद तुमने उस आदमी के 3 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में चांदी की सुइयां चुभा दी और सफलतापूर्वक लड़ाई में प्रवेश किया। माइग्रेन का राक्षस लेवल 10, बॉस लेवल की ऊर्जा और रक्त 5000। बॉस लेवल होने के लायक है। यह जानना जरूरी है कि उसी स्तर के साधारण राक्षसों में अधिकतम 1000 ऊर्जा और रक्त अंक होते हैं। बॉस राक्षस में सीधे 5 गुना अधिक है। विरोधी ने पहले हमला किया। एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे सिर के ऊपर 50 नंबर दिखाई दिया। वास्तव में शक्तिशाली, अपने अविनाशी शरीर के उपहार के बावजूद तुमने फिर भी 50 स्वास्थ्य अंक खो दिए। अगर यह एक साधारण राक्षस होता तो वह तुम्हें अधिकतम 1 अंक का नुकसान ही पहुंचा पाता। अब तुम्हारी हमले की बारी है। एक और जोरदार प्रहार, 200 का डैमेज। यह काफी अच्छा है, खासकर इसलिए
क्योंकि यह राक्षस एक मैजिक टाइप है, टैंक टाइप नहीं। इसलिए इसका डिफेंस कमजोर है। लगभग 20 राउंड के बाद तुमने जीत हासिल की और तुम्हें एक हीलिंग रिंग मिली। इस रिंग को पहनने के बाद तुम्हारे कौशल में उपचार का प्रभाव जुड़ जाता है, जिससे हर सेकंड 10 पॉइंट खून बहाल होता है। इसके अलावा इस बार तुम्हारा स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर कौशल भी अपग्रेड हो गया और उसे एक नया प्रभाव मिला। जीवन रक्षक दिवस रोगी की आखिरी सांस को एक दिन के लिए बचाकर रख सकता है। जबरन जीवन को एक दिन बढ़ाने वाला यह कौशल एक व्यक्ति पर केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले दिनों में तुम बिना रुके राक्षसों को मारना जारी रखते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रगति की गति अभी भी बहुत धीमी है। आधा महीना लगातार मेहनत करने के बाद भी तुम केवल लेवल 18 तक ही पहुंच पाए हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें लेवल 20 के एक बॉस राक्षस का सामना करना है। उसे हराने का यकीन पाने के लिए कम से कम लेवल 25 तक पहुंचना जरूरी है। इसमें तो सदियां लग जाएंगी। तभी एक विशेष राक्षस तुम्हारी नजर में आता है, लकी मॉन्स्टर लेवल 50। ये एक विशेष राक्षस है जिसे लड़ने पर अद्भुत पुरस्कार मिलते हैं। अगले ही पल तुम बिना हिचकिचाए लड़ाई में उतर जाते हो। सामने एक गुलाबी, बदबूदार और लुभावना सुअर है। उसके बगल में एक सुनहरा खजाना रखा है। राउंड शुरू होते ही तुम पहले हमला करते हो, चाकू का एक वार, और तुम उसे सीधे टुकड़ों में काट देते हो। बधाई हो होस्ट को गोल्ड क्वालिटी का उपकरण प्राप्त करने के लिए, गोल्डन कॉइल्ड ड्रैगन आर्मर। बधाई हो होस्ट को 50,000 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए। लेवल बढ़कर लेवल 20 हो गया। ये लकी मॉन्स्टर वाकई कोई मजाक नहीं था। तुम तुरंत उस सुनहरे कवच की जांच करते हो। गोल्डन कॉइल्ड ड्रैगन आर्मर पहनने के बाद डिफेंस 1,02,000, बचाव 200। इसमें शामिल कौशल एडमेंटाइन डिफेंस के प्रभाव को 50% तक बढ़ा देता है। इस कवच को देखकर तुम्हें अचानक महसूस होता है कि अब तुम स्तन कैंसर सेना के सेंचुरियन से लड़ सकते हो। तुम तुरंत जिंक्सू निवास की ओर भागते हो। घर पहुंचकर तुमने पहले लियू यान को शराब पिलाई, जिससे राक्षस की मारक क्षमता कम हो गई। फिर तुम लड़ाई शुरू करते हो। सामने एक और भी भयानक सफेद बाघ है, स्तन कैंसर सेना का सेंचुरियन, लेवल 20 का बॉस राक्षस। 20,000 स्वास्थ्य अंक। दुश्मन पहले हमला करता है, उसके विशाल पंजे तुम पर गिरते हैं, जिससे 110 का नुकसान होता है। लेकिन तुम्हारी उच्च पुनर्जनन क्षमता और नए उपकरण के कारण तुमने वास्तव में केवल 45 स्वास्थ्य अंक खोए। अब तुम्हारी बारी है। एक जोरदार धमाके के साथ दुश्मन के 2,000 स्वास्थ्य अंक कम हो जाते हैं। 2 घंटे बाद अपने उच्च बचाव और सुनहरे कवच की रिकवरी की बदौलत तुम मुश्किल से जीत हासिल करते हो। तुरंत बाद लियू यान के पास एक नया राक्षस प्रकट होता है, स्तन कैंसर सेना का 1,000 का सेनापति, लेवल 30 का बॉस राक्षस। इसे हराने से जीवन काल 3 साल और बढ़ सकता है। तुम जानते थे कि यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम अब तुम चैन की सांस ले सकते हो। तुम अपना ज्यादातर समय लियू यान के साथ बिताते हो, केवल कभी कभी राक्षसों से लड़ने और लेवल बढ़ाने के लिए बाहर निकलते हो। एक दिन तुम हमेशा की तरह अस्पताल पहुंचते हो और भीड़ में एक विशेष राक्षस देखते हो, विशेष बीमारी का राक्षस जिसे लड़ा जा सकता है। तुम बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू करते हो। तुम्हारे सामने जो रून मॉन्स्टर है वह पहले मिले लकी मॉन्स्टर की तरह एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन है। तुम उसे एक ही वार में चकनाचूर कर देते हो। होस्ट को खजाना प्राप्त करने के लिए बधाई। ड्रैगन मोती। ड्रैगन मोती का प्रभाव वर्तमान के सभी गुणों को स्थायी रूप से दोगुना कर देता है और साथ में अतिरिक्त कौशल भी प्रदान करता है। पालतू बनाना। इस कौशल से पालतू बनाए गए लक्ष्य की वफादारी 100% होती है और पालतू जानवर के सभी गुण 3 गुना बढ़ जाते हैं। जब तुम पहले राक्षसों से लड़ रहे थे और लेवल बढ़ा रहे थे, तब तुमने देखा था कि कुछ पालतू जानवरों के बगल में पालतू बनाने वाले पैनल दिखाई दिए थे, लेकिन उस समय तुम्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जानवरों को पालतू बनाने और उन्हें अपने साथ लड़ाने का मौका है। इसके अलावा इस विशेष कौशल के कारण मेरे द्वारा पालतू बनाए गए सभी जानवर 100% वफादार होंगे। ये कितनी अच्छी किस्मत है। आज का लेवल बढ़ाने का काम पूरा करने के बाद तुम कार से घर जाने की योजना बनाते हो, लेकिन आधे रास्ते में ही झो श्याओ श्याओ का फोन आता है। श्याओ श्याओ झेंग की बहन है। वह तुम्हारे हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी थी। तुमने पहले उसके पिता की जान बचाई थी, इसलिए वह आज भी तुम्हें याद करती है। हेलो भाई, फान बोल रहा हूं। क्या बात है श्याओ श्याओ? बात यह है भाई, मैंने यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोला है। यहाँ लाखों फॉलोअर्स वाली एक बड़ी इन्फ्लुएंसर आई है। मेरे पार्लर में ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका चेहरा दानों से भर गया है। अब वह बहुत भारी मुआवजे की मांग कर रही है, वरना वह पूरे नेटवर्क पर इसका खुलासा कर देगी। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे उत्पादों में कोई समस्या नहीं हो सकती। मैंने अपने भाई से सुना है कि आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के यहां कर दी। वहां पहुंचने के बाद तुमने तुरंत उस इन्फ्लुएंसर पर एक स्पष्ट बीमारी का राक्षस देखा, प्लास्टिक सर्जरी का राक्षस। विशेष बीमारी के राक्षस का लेवल 5, जिससे लड़ना असंभव है। यह साफ है कि उसने अपने शरीर पर बहुत खर्च किया है, लेकिन पूरे नेटवर्क पर उसकी छवि एक प्राकृतिक इंसान की है, यानी बिना किसी तकनीक के जन्मजात चेहरा। इसके बाद तुमने श्याओ श्याओ की दुकान के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपनी त्वचा पर लगाया। अगर उत्पाद त्वचा के लिए हानिकारक होता तो सिस्टम नुकसान की चेतावनी दिखाता, लेकिन कुछ समय बाद कोई चेतावनी नहीं आई। इससे पता चलता है कि उत्पादों में कोई समस्या नहीं है। तो समस्या इन्फ्लुएंसर कोको के साथ ही होनी चाहिए। करीब से देखने पर उसके शरीर पर वास्तव में कई अन्य बीमारी के राक्षस थे। कब्ज का राक्षस, लेवल 10 का बॉस जिससे लड़ा जा सकता है।
बवासीर का राक्षस, लेवल 10 का बॉस जिससे लड़ा जा सकता है। तुम तुरंत समझ गए, उसके चेहरे पर दाने आने का असली कारण ये दो बॉस लेवल के बीमारी के राक्षस हैं, जिसकी वजह से शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो रहे हैं। उस समय कोको अभी भी मामले को पूरे नेटवर्क पर उजागर करने की धमकी दे रही थी और भारी मुआवजे की मांग कर रही थी। क्या इसे कोई शर्म नहीं है? अगले ही पल तुमने सीधे तौर पर इशारा किया कि उसकी छाती में कृत्रिम भराव, पैडिंग है और उसकी नाक की सर्जरी हुई है। ये शब्द सुनकर कोको तुरंत दंग रह गई। ये जानना जरूरी है कि उसने कुछ समय पहले ही कोरिया में अपना चेहरा ठीक करवाया था और उसके एजेंट तक को इस बारे में पता नहीं था। ये देखकर कि तुम्हारे पास असली हुनर है, उसे झुकना पड़ा। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मेरे चेहरे के दाने बिल्कुल ठीक करने होंगे। तुमने कोको को समझाया कि तुम्हारे चेहरे के दानों का असली कारण तुम्हारी पुरानी कब्ज है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुनकर कोको और भी हैरान रह गई। मेरी निजी सहायक को भी इन छुपी हुई बातों का पता नहीं है, इसे कैसे पता चला? मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हो, तो न केवल मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकती हूं। तो शियाओ शियाओ की समस्या सुलझाने के लिए तुम मान गए। फिर तुमने चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें उसके चेहरे पर लगाया और लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। तुरंत बाद कब्ज का राक्षस, जो चेतना के स्थान में एक शेर की तरह दिखता था, तुम्हारी ओर झपटा। एक घंटी की आवाज सुनाई दी। कोई रास्ता नहीं। ड्रैगन मोती के आशीर्वाद के कारण तुम्हारी सुरक्षा, डिफेंस वैल्यू 7,000 तक पहुंच गई थी। ये निचले स्तर के बॉस तुम्हारे सामने टेक ही नहीं सकते थे। परिणाम बिना किसी आश्चर्य के आया। तुमने एक ही राउंड में जीत हासिल कर ली। उसी समय हकीकत में कोको को अचानक शौचालय जाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उसने तुरंत अपना पिछला हिस्सा ढका और पागलों की तरह शौचालय की ओर भागी। 10 मिनट बाद कोको बाहर आई। वह बहुत तरोताजा और खुश दिख रही थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी कम उम्र में इतने शक्तिशाली होंगे। तुम वाकई कमाल के हो। फिर वह शियाओ शियाओ की ओर मुड़ी और बोली, चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। इस मामले को पूरी तरह सुलझाने के बाद तुम घर लौट आए, लेकिन तुम यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि शियाओ शियाओ के मन में तुम्हारे लिए अलग भावनाएं पैदा हो गई थीं। घर लौटकर तुमने चेन आओ के साथ मिलकर एक हॉट पॉट रेस्तरां खोलने पर विचार करना शुरू किया। कारण सरल है, राक्षसों को मारकर मिलने वाले मांस की भारी मात्रा का उपयोग करने का एक तरीका जरूरी था। बाद में तुमने और चेन आओ ने साझेदारी में एक हॉटपॉट रेस्तरां खोला। वह संचालन के लिए जिम्मेदार है और तुम सामग्री की आपूर्ति के लिए। बाकी समय अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता, तो तुम लेवल बढ़ाने के लिए अस्पताल में राक्षसों को मारते। इस दिन तक झेंग तुम्हें पुराने छात्रों के मिलन समारोह में आमंत्रित करता है। जैसे ही तुम पहुंचते हो, हर कोई झेंग की चापलूसी करने लगता है, क्योंकि उसके पिता हाल ही में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद के लोकप्रिय उम्मीदवार बने हैं। केवल एक व्यक्ति तुम्हें अभिवादन करने की पहल करता है। वह एनरान है, जो तुम्हारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। स्कूल के समय में वह तुम्हारी कुछ सच्चे दोस्तों में से एक थी, लेकिन अगले ही पल तुम स्तब्ध रह जाते हो, क्योंकि तुम उस पर एक निराशाजनक बीमारी देखते हो। तलवार का राक्षस, महान सेना का अग्रदूत, लेवल 10 का बॉस राक्षस जिससे लड़ा जा सकता है। इन शब्दों का अर्थ है एमियोट्रोफिक लेटरल, ए से ऑन की LS। तुम इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते थे। यह बीमारी होना समय से पहले मृत्यु का नोटिस मिलने जैसा है। तुम एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते और दृढ़ता से लड़ाई शुरू करते हो। लेवल 10 का बॉस राक्षस अब तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। लड़ाई में जीत के लिए होस्ट को बधाई। आपको कौशल प्राप्त हुआ, नपुंसकता का बिंदु। कौशल का प्रकार, सक्रिय युद्ध के दौरान यह लक्ष्य के आक्रमण और जादुई शक्ति को 10 टूर्स के लिए 20% तक कम कर सकता है। जब आपने दोबारा रांड की ओर देखा, तो वास्तव में एक नया बीमारी वाला राक्षस दिखाई दिया। SLA सेना का सेंट्रियन। यह स्तर 20 का बॉस राक्षस है, जिससे एक्यूपंक्चर के बाद लड़ा जा सकता है। आपने शुरू में गुप्त रूप से अनुभव XP फार्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब युद्ध के लिए एक पूर्व शर्त है, इसलिए आपके पास अभी के लिए रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद आपने राण की ओर देखा और उसे चतुराई से याद दिलाया कि अगर समय मिले तो अस्पताल जाकर मेडिकल जांच जरूर करवा लेना। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। अचानक बॉक्स में 3 नकाबपोश डकैत चाकू लेकर घुस आए और चिल्लाए कि कोई हिलेगा नहीं, जो हिलेगा उसे काट दिया जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद छात्र चीखने लगे, लेकिन आपका कट्टर दुश्मन सनवे उस समय हीरो बनना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि नकाबपोश व्यक्ति ने उसे सीधे चाकू मारकर ढेर कर दिया। वह फर्श पर गिर गया और खून तेजी से बहने लगा। उसी समय आपने गौर किया कि इन तीनों डकैतों के ऊपर एक छोटा लाल निशान राक्षस है। कातिल राक्षस, स्तर 2 का विशेष राक्षस, लड़ा नहीं जा सकता, और कातिल राक्षस, स्तर 1 का विशेष राक्षस, लड़ा नहीं जा सकता। आपने नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी कुछ देख पाएंगे। इसके बाद वे तीनों जल्दी से झेंग की फोटो निकालकर भीड़ में उसे ढूंढने लगे। पता चला कि वे 418 भगोड़े अपराधी हैं जो सिलसिलेवार हत्याओं के लिए वांछित हैं। ब्यूरो के निदेशक जॉ चांचंत ने उनमें से एक को मार गिराया था, इसलिए वे बदला लेने आए थे। डकैतों में से एक ने जब राण को देखा, जो अभी भी बहुत आकर्षक लग रही थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके पास गया। नेता ने यह देखकर भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसके लिए यह बस 1 मिनट की बात थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन वह आदमी अचानक पूरी तरह ढीला होकर गिर पड़ा। बाकी दोनों अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि वे भी उसी तरह गिर गए। उनके पैर कांप रहे थे।
बिल्कुल सही। आपने दूर से ही डकैतों पर खाली किडनी वाले प्रहार का इस्तेमाल किया था, जिससे वे तुरंत नपुंसक और कमजोर होकर जमीन पर गिर गए। छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतने प्रभावशाली कौशल होंगे। उन सभी की आपके बारे में राय बदल गई, सिवाय छात्र सन वेस्ट के, जो फर्श पर अकेला पड़ा खून बहने के कारण कराह रहा था। अब बस पुलिस को फोन करना और उनके आने का इंतजार करना बाकी था। तभी भीड़ में से किसी ने सुझाव दिया कि जेंग को पहले अपने पिता को फोन करना चाहिए, ताकि वे इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को ला सकें। इससे वहां मौजूद छात्रों को भी फायदा होगा। सभी लोग जल्दी से इस कहानी पर सहमत हो गए। जब आप चुआन शुआन वापस लौटे तो काफी देर हो चुकी थी। इस दौरान आपके रेस्टोरेंट को जबरदस्त सफलता मिली, क्योंकि आपके पास ऐसी सामग्रियां थीं जिनका स्वाद कोई और मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी एक अजनबी आपके पास आया। उसने अपना परिचय झुकिया ओक्सियाओ के साले जौकाई के रूप में दिया, लेकिन करीब से देखने पर आपको पता चला कि उस व्यक्ति पर शीघ्र पतन का राक्षस, नपुंसकता का राक्षस, किडनी की कमजोरी का राक्षस और कई अन्य राक्षस सवार थे। यह साफ दिख रहा था कि उसने शराब और औरतों के चक्कर में अपना शरीर खोखला कर लिया है। उस आदमी ने आपसे पहली बात यही कही कि आप उसकी भाभी से दूर रहें। अपने भाई की मृत्यु के बाद से जौकाई हमेशा अपनी भाभी झुकिया ओक्सियाओ को हासिल करना चाहता था, और उसकी कुछ योजनाएं भी थीं। लेकिन हाल ही में आप और उसकी भाभी बहुत करीब आ गए थे, जिसने उसे कदम उठाने से रोक दिया। वो बोला कि अगर ये लड़का समझदार है तो उससे दूर रहेगा। ये साफ है कि भाकुर में सोचते कि भाभी विधवा है और लोग दरवाजे पर बातें करते हैं। ये सुनकर आपने सीधे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तू मुझे मेरा काम सिखाएगा। जाओकाई, जो जमीन पर गिर गया था, पूरी तरह हैरान था। वह, जो सबसे अमीर परिवार का सदस्य था, उसे एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के मालिक ने पीट दिया था। वह बदला लेने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर शराब और सेक्स की वजह से पहले ही जवाब दे चुका था। वह जाने से पहले सिर्फ धमकियां ही दे सका कि वह आपको बर्बाद कर देगा। अगली सुबह उठते ही आपको चेन नाव का एक इमरजेंसी फोन आया। उसने कहा कि भाई फान, ये भयानक है। किसी ने हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाया और उसे फूड पॉइजनिंग के लक्षण हो रहे हैं। फोन मिलने के बाद आप तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचे। आपने देखा कि कई लोग वहां थे और लगातार उल्टियां कर रहे थे। डायरिया राक्षस स्तर 8, उल्टी राक्षस स्तर 5। बुरा नहीं था, ये कोई नाटक नहीं था। अगर मुझे अपने मांस पर पूरा भरोसा नहीं होता तो मैं वास्तव में इस पर विश्वास कर लेता। उस समय दुकान लोगों से भरी हुई थी और वहां पत्रकार भी थे। आपको एहसास हुआ कि यह आपके संकट प्रबंधन कौशल दिखाने का समय है। आपने तुरंत घोषणा की कि कोई भी गोदाम से मांस का कोई भी टुकड़ा ले जा सकता है और उसकी जांच किसी सक्षम संस्था से करा सकता है। यदि कोई समस्या पाई गई तो उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। जिन लोगों को उल्टी और डायरिया था, वे तुरंत जांच के लिए अस्पताल गए। आपने कहा कि अगर यह फूड पॉइजनिंग साबित हुई तो दुकान मेडिकल खर्च का 10 गुना भुगतान करेगी और तुरंत बंद हो जाएगी। भीड़ में छिपा जौकाई यह सुनकर अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहा था। उसे पता था कि ये लोग 100% फूड पॉइजनिंग के शिकार होंगे, क्योंकि उसने खुद उन्हें पहले से ही खराब खाना खिलाया था। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि अचानक उनके पेट का दर्द ठीक हो गया है, लेकिन इसके बजाय उनकी किडनी में भयानक दर्द होने लगा। जब जांच के परिणाम आए तो जौकाई दंग रह गया। डॉक्टर ने कहा कि इन लोगों की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जांच में कोई समस्या नहीं मिली। इसके विपरीत यह पाया गया कि इन लोगों ने अत्यधिक यौन गतिविधियां की हैं, जिससे गंभीर किडनी की खराबी हुई है। ये गंभीर किडनी की कमजोरी ही थी जिसने उल्टी और डायरिया पैदा किया। मुझसे लड़ना सच में तुम्हारी गलती थी। आपने सिस्टम का उपयोग करके उन लोगों के डायरिया और उल्टी के राक्षसों को तुरंत मार दिया था और साथ ही उन पर नपुंसकता के बिंदु से प्रहार किया था। फिर आपने शांति से कहा कि किडनी की खराबी का मेरे हॉटपॉट की दुकान से कोई लेना देना नहीं है ना? यह सुनकर झाओकाई का चेहरा काला पड़ गया और उसे हार माननी पड़ी। इस तरह विपक्षी का सोचा समझा षड्यंत्र खुद ही नष्ट हो गया। लेकिन अगले ही पल आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे आप नहीं देखना चाहते थे। सुयाओ आपसे मिलने खास तौर पर आई थी। वह जानती है कि अब आप एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट चला रहे हैं जो बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वह आपके साथ सुलह करना चाहती थी। और उसने कहा कि जिस दिन उसका आपसे ब्रेकअप हुआ था, उसी दिन से उसने खुद को सुधार लिया है। वह बोली कि भाई फान, क्या तुम पहले मेरे शरीर को नहीं छूना चाहते थे? आज रात मैं खुद को तुम्हें सौंप सकती हूं। यह सुनकर आपको घृणा हुई। करीब से देखने पर पता चला कि सिफिलिस का राक्षस अभी भी वहां है और उसके साथ कंडिलोमा आदि भी हैं। वहां एक विशेष हरा राक्षस भी था, कातिल राक्षस। यह विशेष राक्षस लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार यह लाल नहीं बल्कि हरा था। आप बिल्कुल नहीं मानते कि सुयाओ कोई भोली है, तो यह हरा कातिल राक्षस क्या है? आपने तुरंत अंदाजा लगा लिया। कई बार गर्भपात। वाकई सुयाओ डरावनी है। आपकी उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। आपने तुरंत सड़क पर चिल्लाकर कहा कि सब सावधान हो जाओ, इस व्यक्ति को कंडिलोमा और सिफिलिस है। यह सुनकर सब दूर हट गए और सुयाओ के पास बड़बड़ाते हुए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसी क्षण जान शेंग के पहले अस्पताल में निदेशक सहित कई विशेषज्ञ और डॉक्टर चिंतित थे। मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम, यह रक्त प्रणाली की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। भगवान भी इसे ठीक नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उस समय वह कोमा में था और उसे लगातार तेज बुखार था। मिस चेन, हमने अपनी पूरी कोशिश की। यह व्यक्ति चेन टेफान की अपनी बहन और ल्यूयान की सबसे अच्छी दोस्त चेनुआ का भाई था। जब लू रोयांत ने अपनी सहेली के भाई की हालत के बारे में सुना तो उसने तुरंत आपके एक्यूपंक्चर के बारे में सोचा और चाहा कि आप आकर उसकी जांच करें। अस्पताल पहुंचने के बाद आपने चेन टिफान पर बीमारी का राक्षस देखा, मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम का राक्षस।
यह स्तर 40 का एलीट राक्षस है जिससे लड़ा जा सकता है। जीत के बाद जीवन काल 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह देखकर आप अपनी आह नहीं रोक पाए। सौभाग्य से यह कोई बॉस राक्षस नहीं है, वरना शायद मैं भी इसे ठीक नहीं कर पाता। अपने वर्तमान स्तर 25 के साथ स्तर 40 के एलीट राक्षस से लड़ना अभी भी बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मरीज किसी भी समय मर सकता है। फिर आपने एक समाधान सोचा। आपने चेन टिफान में चांदी की सुई लगाई। स्तर 3 का स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर जीवन रक्षक प्रभाव रखता है। यह लोगों की जान बचा सकता है ताकि वे एक दिन के भीतर न मरें। तुरंत बाद चेन टिफान, जो अभी भी कोमा में था, धीरे धीरे होश में आने लगा। फिर आपने ब्लड स्पून सूप का नुस्खा लिखा और किसी को फार्मेसी से दवा लाने के लिए कहा। इसे लेने के बाद मरीज की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि यह स्थिति केवल 5 दिनों तक रह सकती है, लेकिन 5 दिन कुछ स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए आपने चेन से कहा कि आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी के लिए घर जाना होगा। अगर आपने यह पहले कहा होता तो वह निश्चित रूप से आपको झूठा समझती, लेकिन अपनी आंखों से अपने भाई को चमत्कारिक ढंग से होश में आते देख उसे आपके चिकित्सा कौशल पर विश्वास हो गया। वापस जाते समय आपने कार में समाचार देखा। बाहरी दुनिया को पहले से ही पता है कि चेन टिफान एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। उसकी आसन्न मृत्यु की खबर से चेन ग्रुप के शेयर भी गिर गए थे। यदि 5 दिनों में चेन टिफान के पूरी तरह ठीक होने की खबर अचानक फैल जाए तो चेन के शेयरों में अनिवार्य रूप से उछाल आएगा। इसलिए आपने तुरंत चेन नाव को फोन किया और उसे चेन ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए स्टोर के सभी उपलब्ध फंड जुटाने को कहा। खातों की जांच करने के बाद चेन नाव ने पाया कि नकद में केवल 2 लाख ही थे, जो थोड़ा कम था। अगले ही पल आपके फोन पर 10 लाख का ट्रांसफर आया। यह ली रोयांत ने भेजा था। उसने भी अंदाजा लगा लिया था कि चेन ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल आने वाला है, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी पैसा कमाने में नहीं थी, इसलिए उसने आपको 10 लाख दिए ताकि आप खुद निवेश कर सकें। अगले 4 दिनों तक आपने अपना स्तर बढ़ाने के लिए अस्पताल में पागलों की तरह राक्षसों को मारा और अंततः स्तर 28 तक पहुंच गए। इसके अलावा आपको गलती से चांदी की गुणवत्ता वाला एक हथियार शैडो बैटल एक्स मिला। शैडो बैटल एक्स से लैस होने के बाद शारीरिक पैठ में 50 अंकों की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। अगली सुबह जल्दी ही अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आया। चेन टिफान फिर से कोमा में गिर गया था। सभी संकेतक तेजी से गिर रहे थे। आप तुरंत युद्ध शुरू करने के लिए अस्पताल पहुंचे। दुश्मन ने आप पर हमला करने की पहल की। केवल एक धमाके की आवाज सुनाई दी। गोल्डन ड्रैगन आर्मर और अविनाशी प्रतिभा के दोहरे प्रभाव के बावजूद वह आपको इतना नुकसान पहुंचाने में सफल रहा। आखिरकार वह एक उच्च स्तरीय एलीट राक्षस था। अब आपकी बारी थी। फिर से धमाका हुआ, 200 का डैमेज। समय धीरे धीरे बीतता गया। आपने अपने किडनी की कमजोरी के बिंदु के प्रभाव और अपनी ताकत के संचय की बदौलत बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की। इस बार राक्षस ने एक खून जैसा लाल अंडा छोड़ा। संकेत मिला कि यह 7 दिनों में फूटेगा। आपने इसे अपने स्पेस बैकपैक में रख लिया। उसी समय अस्पताल के बिस्तर पर चेन टिफान जाग गया। अपने भाई को जागते देख शेनयुए ने उत्साह से आपका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल आपने उस पर एक विशेष बीमारी का राक्षस देखा। विशेष बीमारी राक्षस स्तर 100 का महिला राक्षस लड़ा जा सकता है। यह बीमारी एक ऐसी शारीरिक विसंगति है जो सामान्य वैवाहिक जीवन को रोकती है। प्राचीन समय में ऐसे व्यक्ति को अशुभ महिला माना जाता था। आधुनिक चिकित्सा इसे एक अत्यंत कठिन शारीरिक बीमारी मानती है, लेकिन आपकी नजर में यह बीमारी ठीक होने योग्य है। समस्या यह है कि आप अभी स्तर 100 के राजा स्तर के राक्षस को बिल्कुल नहीं हरा सकते, लेकिन आपने तुरंत देखा कि उस बीमारी वाले राक्षस के नीचे एक छोटी हरी रेखा थी। इस महिला राक्षस के पास एक खंजर है जिसने उसे कभी घायल किया था, जिसका उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह इस बॉस के लिए विशेष रूप से लक्षित एक विशेष वस्तु होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि यदि मैं युद्ध शुरू नहीं करता तो यह वस्तु कैसे प्राप्त करूं, और यदि युद्ध शुरू करता हूं तो भी मैं जीत नहीं सकता, तो फिर इस वस्तु को पाने का क्या मतलब। खैर छोड़ो, इसे बाद में देखेंगे। उसी समय यह खबर कि चेन टिफान खतरे से बाहर है जंगल की आग की तरफ फैल गई। चेन ग्रुप के शेयर बढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद शेयर अपनी ऊपरी सीमा पर पहुंच गए और आपके द्वारा निवेश किए गए 12 लाख अब 24 लाख में बदल गए थे। कुछ खास लोगों को पता चला कि चेन टिफान की मौत के मुंह से वापसी का कारण एक दिव्य डॉक्टर से उसकी मुलाकात थी। यह खबर व्यापार जगत के ऊंचे हलकों में तेजी से फैल गई। एक अमीर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बेशक स्वास्थ्य। इसलिए कई बड़े मालिकों ने विभिन्न माध्यमों से इस दिव्य डॉक्टर के बारे में पूछताछ की, लेकिन अंत में सभी असफल रहे। यह आपके और चेन टिफान के बीच का समझौता था। चेन परिवार को आपसे जुड़ी सभी जानकारी गुप्त रखनी थी। जंगल में जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, हवा उसे ही सबसे पहले तोड़ती है। इस मोड़ पर आप अभी भी खुद को छिपाकर विकसित करना चाहते थे। हालांकि आपको धन्यवाद देने के लिए चेन टिफान ने आपको 10 लाख का चेक दिया और आपके साथ गहराई से सहयोग करने की इच्छा जताई। चेन ग्रुप हमेशा से स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरना चाहता था और एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा औद्योगिक पार्क बनाने की योजना बना रहा था। चेन टिफान ने पूछा, क्या आपके पास कोई विचार है? आपको अचानक अपने ब्लड कुक्ड सूप के नुस्खे का ख्याल आया। थोड़े से सुधार के बाद भी इसके किडनी को पोषण देने और शरीर को मजबूत बनाने के बहुत अच्छे प्रभाव थे। किडनी की कमी से जूझ रहे पुरुषों के लिए यह एक ईश्वरीय वरदान जैसा था। मुख्य बात यह थी कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था। चेन टिफान ने तुरंत फैसला किया। चेन ग्रुप निवेश करेगा और 49% हिस्सेदारी रखेगा। आप फॉर्मूला देंगे और 51% हिस्सेदारी रखेंगे।
आपके क्षेत्र में एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा और आप इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही चेन ग्रुप आपसे संपर्क बनाए रखेगा। उस दिन से आप आधिकारिक तौर पर बड़े निवेशकों की मेज पर बैठ गए। इतने सालों तक पार्सल डिलीवरी करने के बाद आप जानते थे कि इस मेज पर बैठकर ही आप अपना भाग्य पूरी तरह से बदल सकते हैं। 7 दिन बीत गए। अब आपके हाथ में वह लाल पालतू अंडा था। इसके फूटने का समय पूरा हो गया था। एक सुनहरी रोशनी चमकी। एक पांडा जैसा छोटा जानवर आपके सामने आया। विशाल सुनहरा पांडा स्तर 1, हेल्थ पॉइंट्स 1000, अटैक 100, डिफेंस 500। पहला कौशल फ्रीजिंग। हमला करते समय कभी कभी लक्ष्य को जमाने की संभावना होती है। पैसिव कौशल प्राप्त होने वाले नुकसान को 30% कम करता है। पालतू जानवर के हेल्थ पॉइंट्स मालिक के साथ साझा किए जाते हैं। युद्ध तभी समाप्त होता है जब सभी हेल्थ पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। यह देखकर आप दंग रह गए। यह सीधे तौर पर एक लड़ाकू इकाई का जुड़ना था। हमले के दौरान दुश्मन आप या आपके पालतू जानवर में से किसी एक को ही चुन सकता था। यह आपके नुकसान को साझा करने जैसा था, लेकिन बचाव के दौरान दुश्मन को आपके और पालतू जानवर के हमले को एक साथ झेलना होगा। यह वाकई शानदार था। पहले आपको लगा था कि उच्च स्तरीय राक्षसों से लड़ना असंभव है क्योंकि स्तर बढ़ाना बहुत कठिन था, लेकिन अब इस पालतू जानवर के साथ बात अलग थी। इसलिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इसका स्तर बढ़ाना था, क्योंकि इसका अनुभव बार आपके से अलग था। आप केवल पांडा के साथ अनुभव साझा कर सकते थे। सौभाग्य से इसे स्तर बढ़ाने के लिए आपसे कम अनुभव की आवश्यकता थी। 5 दिनों तक फार्मिंग करने के बाद आपने अंततः पांडा का स्तर बढ़ाकर 28 कर दिया। आप जल्दी से घर पहुंचे। आप ल्यूयांत की स्तन कैंसर सेना से लड़ने के लिए बेताब थे। 1000 फॉक्स का सामना करें, युद्ध शुरू करें। बॉस राक्षस ने पहले हमला किया, लेकिन अगले ही पल वह अपनी जगह पर जम गया। यह आपके पांडा का कौशल था जो सक्रिय हो गया था। अगले राउंड में आपकी बारी थी। शैडो बैटल एक्स दुश्मन पर गिरी, 200 का डैमेज। साथ ही पांडा ने भी दुश्मन को काटा, 50 का डैमेज। फिर दुश्मन की बारी आई। इस बार उसने पांडा को निशाना बनाया, 300 का डैमेज। चूंकि पांडा एक मजबूत रक्षक प्रकार का था, उसने वार अच्छी तरह झेल लिया। इस तरह सैकड़ों राउंड बीत गए और आपने जीत हासिल की। 1000 फॉक्स सेनापति के खात्मे के बाद तुरंत एक नया बीमारी राक्षस प्रकट हुआ। स्तन कैंसर सेना का 10,000 का सेनापति, स्तर 50 का बॉस राक्षस। लड़ा जा सकता है। युद्ध में जीत से जीवन काल 5 साल बढ़ सकता है। यह बॉस स्तर से भी ऊंचा सेनापति स्तर था। पता नहीं इसकी युद्ध शक्ति कितनी बड़ी होगी। इस बार 1000 फॉक्स सेनापति ने एक नया कौशल छोड़ा, फुर्तीले हाथ। इसे केवल बीमारी के राक्षसों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना युद्ध शुरू किए ही राक्षस से वस्तुएं प्राप्त करने की संभावना होती है। इसका दोबारा उपयोग करने का समय 7 दिन है। तुरंत आपके मन में शेन्युए पर मौजूद स्तर 100 के महिला राक्षस और अपने कौशल फुर्तीले हाथ का ख्याल आया। वास्तव में आप बिना युद्ध शुरू किए ही बीमारी के राक्षस द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं प्राप्त कर सकते थे। आप तुरंत पारंपरिक चीनी चिकित्सा औद्योगिक पार्क के कार्यालय पहुंचे। शेन्युए वहां एक कुर्सी पर बैठी थी। उसे विनम्रता से नमस्ते करने के बाद आपने तुरंत फुर्तीले हाथ कौशल का उपयोग किया। अच्छी बात यह रही कि पहली ही बार में आपको कुछ मिल गया। आपने उसे खोला और देखा तो उसमें सूखे केले थे। क्या बकवास है, यह सब क्या है? एक महिला राक्षस के पास केले कैसे हो सकते हैं? आपने एक अवसर बर्बाद कर दिया। अब मजबूरन आपको दोबारा प्रयास करने के लिए 7 दिन और इंतजार करना होगा। 7 दिन बाद झुकियोक्सियाओ ने आपको फोन किया। वह हिचकिचाते हुए बात कर रही थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। पता चला कि उसे बवासीर की समस्या हो गई है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। आपने मदद करना स्वीकार किया और अपनी कार से उसके घर पहुंचे। ध्यान से देखने पर वहां एक परिचित आकृति दिखाई दी, बवासीर का राक्षस। स्तर 15 का साधारण राक्षस। स्थानीय मालिश के बाद युद्ध संभव है। इस बार शर्मिंदा होने की आपकी बारी थी। आपको हिचकिचाते देख झुकियोक्सियाओ ने अपना सिर झुका लिया और लाल चेहरे के साथ पूछा कि क्या इसका इलाज करना मुश्किल है? क्या पहले जांच करनी होगी? आपने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन मालिश के जरिए रक्त संचार को सक्रिय करना होगा। यह सुनकर कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, झुकियोक्सियाओ खुशी से पागल हो गई। वह रोमांचित थी। जब तक मालिश से इलाज हो सकता है, मालिश का कोई भी तरीका उसे मंजूर था। फिर वह आपको अपने कमरे में ले गई और एक भीषण युद्ध के बाद बवासीर का राक्षस पूरी तरह से हार गया। झुकियोक्सियाओ को तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। आपको देखने का उसका नजरिया अब बदल चुका था। अचानक जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, वह आगे बढ़ी और आपके हाथ थाम लिए। वह बोली कि वह आपसे लंबे समय से प्यार करती है। उसे पता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह आपकी प्रेमिका बनकर रहना चाहती है। यह सुनकर आपने मजबूती से इनकार कर दिया, लेकिन आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि झुकियोक्सियाओ कोई हंगामा नहीं करेगी। उसने कहा कि ठीक है, इस मामले में हम भविष्य में दोस्त बनकर रहेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने सहमति दे दी, लेकिन अगले ही पल आपका फोन बजा। यह लू रुयांत का फोन था। बातचीत सुनने के बाद आप और भी गुस्से में आ गए। बातचीत से आपको पता चला कि लू रुयांत के घर एक बिन बुलाया मेहमान आया था। वह वांग डालोन था, जिसके साथ उसके बड़ों ने कुछ साल पहले शादी का मौखिक समझौता किया था। शुरू में जब वांग डालोन को पता चला कि लू रोयांत को एक लाइलाज बीमारी है, तो उसने सगाई तोड़ने के लिए बहुत हंगामा किया था। लेकिन उसके परिवार के बड़ों ने उसे यह कहकर रोक दिया था कि यदि व्यक्ति मर जाता है तो शादी अपने आप रद्द हो जाएगी। लेकिन अब यह जानकर कि उसका स्तन कैंसर ठीक हो गया है, वह इस शादी की बात दोहराने के लिए रेंगते हुए वापस आ गया है। यह सुनने के बाद
आप तुरंत कार से झिंगसू निवास के लिए निकल पड़े के उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा लिए। घर पहुंचते ही आपने देखा कि उस आदमी का शरीर बीमारी के राक्षसों से ढका हुआ है। उनमें से एक राक्षस ने आपका ध्यान विशेष रूप से खींचा, नकली कुनकुन राक्षस। यह स्तर 100 का एक विशेष बीमारी राक्षस है जो युद्ध का संभावित प्रतिद्वंद्वी है। क्या इसे अभी भी एक आदमी माना जा सकता है? क्या देख रहा है? वांग डालो ने आपको घूरते देख चिल्लाया। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं, यह बिल्कुल सामान्य है। यह कहते हुए उसने आपकी ओर एक बैंक कार्ड बढ़ाया। जितना समय तुमने इसके साथ बिताया उसके लिए मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। इसमें 50 लाख है। इसे ब्रेकअप फीस समझो, इसे लो और यहां से दफा हो जाओ। आपने पहले ही लुरुयांत से इस वांग डालोन के बारे में सुना था। वांग डालोन एम्पिंग काउंटी का एक कुख्यात गुंडा है। अपने परिवार के बड्ढियाओं के दम पर वह स्थानीय अधिकारियों से मिलकर लोगों पर बेतहाशा जुल्म करता है। कहा जा सकता है कि जब से वांग डालोन बद्दा हुआ है, एम्पिंग काउंटी में शांति का एक दिन भी नहीं बीता। कुछ ग्रामीण जो अब और जुल्म नहीं सह सकते थे, शिकायत करने अदालत गए, लेकिन अधिकारियों और व्यापारियों की मिली भगत से वे लोग वांग परिवार के पालतू बन चुके थे। यहां तक कि पीड़ित का वकील भी उन्हीं की तरफ था। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। न केवल पीड़ित केस हार गया, बल्कि उसके पूरे परिवार को वांग परिवार के पागलपन भरे प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। तब से एम्पिंग काउंटी में किसी ने भी वांग परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आखिर कोई इसके लिए अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। एम्पिंग काउंटी की सबसे खूबसूरत युवतियों में से एक होने के नाते वांग डालोन स्वाभाविक रूप से लू रुयांत को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए अपने माता पिता के प्रभाव का उपयोग कर लू परिवार पर भारी दबाव डालकर उसने शादी तय करवा ली थी। लेकिन बाद में यह जानकर कि लू रुयांत को एक लाइलाज बीमारी है, उसने तुरंत सगाई तोड़ने की मांग की। उस समय वांग के माता पिता की कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली थी, इसलिए वे कोई विवाद नहीं चाहते थे। अब जैसे ही उसे पता चला कि वह ठीक हो गई है, वह उसे छीनने के लिए उतावला हो उठा। खड्डा खड्डा क्या देख रहा है? अपने पैसे लेकर यहां से निकल। आपको शांत खदा देख वांग डालोन और भी भड़क गया। यह सुनकर आप सोचने लगे कि इस कचरे को कैसे सजा दी जाए। हालांकि आप उसे सीधे खत्म करके अपने बैकपैक में डाल सकते थे, जिससे शरीर और सबूत दोनों गायब हो जाते, लेकिन यह उसके लिए बहुत आसान मौत होती। अचानक आपके दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास एक समाधान है। आपने तुरंत वांग डालोन के नकली अंग वाले राक्षस के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि दुश्मन का स्तर 100 था, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि आप जानते थे कि इस तरह की उच्च स्तरीय विशेष बीमारियां अक्सर केवल नाम की होती हैं, जैसे कि वे खुशी और भाग्य वाले राक्षस जिनसे आप पहले मिले थे। बिना किसी आश्चर्य के नकली कुनकुन राक्षस आसानी से हार गया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था। वांग डालोन आपके सामने पीला पडीडी डिच गया, अपने अंगों को पकड़ डांट कर दर्द से कराहने लगा और फर्श पर गिरकर कांपने लगा। क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। लू रुयांत ने यह देखकर अपना मुंह ढक लिया। भाई फान, आपने क्या किया? यह सुनकर आपने तुरंत अनजान बनते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूं। लक्ष्य पूरा होते देख आपने तुरंत 112 पर फोन किया। आप नहीं चाहते थे कि यह जानवर इतनी आसानी से मर जाए। इस तरह वांग डालोन के हमले का सामना करते हुए आपने बिना एक शब्द बोले इस संकट को टाल दिया। लेकिन क्या चीजें इतनी सरल हो सकती थीं? अगली सुबह वांग डालोन अस्पताल के बिस्तर पर अधमरा पड़े ढाका था। निश्चित रूप से इस कहानी में कोई समस्या है। वह अंग जिसके लिए मैंने 20 लाख दिए थे, वह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तुरंत बाद उसने वांग डेफा को फोन किया। पापा, मैंने सब कुछ खो दिया है। वांग डेफा सुनकर अवाक रह गया। तू क्या बकवास कर रहा है? पापा, यह सच है, मेरा 20 लाख का वह अंग गायब हो गया है। यह देखकर कि वांग डालोन बहुत गंभीर था, वह तुरंत जानशेंग के पहले अस्पताल पहुंचा। आखिर वह उसका इकलौता बेटा था और उसे अपना वंश आगे बढ़ने की उम्मीद थी। मामले को समझने के बाद वांग डेफा को कुछ अजीब लगा। पहले दिग्गज व्यवसायी चेन टिफान को एक लाइलाज बीमारी हुई थी, लेकिन अंत में एक रहस्यमयी डॉक्टर ने उन्हें जीवन दान दिया। अब लू रोयांत का स्तन कैंसर भी सफलतापूर्वक ठीक हो गया। इसके अलावा इस हूफान नाम के व्यक्ति से मिलने के बाद उसके बेटे का अंग भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। वांग डेफा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसे लीवर कैंसर हुआ था और वह भी अंतिम चरण में। लेकिन शेयर बाजार में लिस्टेड अपनी कंपनी को चलाने के लिए उसने यह बीमारी अपने करीबियों तक को नहीं बताई थी। पिछले कुछ वर्षों से वह अपने निजी डॉक्टर के भरोसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी खींच रहा था। वह जानता था कि यह स्थायी समाधान नहीं है। जब उसे पता चला कि चेन टिफान ठीक हो गया है, तो उसे उम्मीद की किरण दिखी। उसने बहुत पैसा और संसाधन खर्च किए, लेकिन उस चमत्कारी डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। उसे लगा था कि भगवान उसके परिवार को सजा दे रहे हैं, लेकिन अब लगा कि उसका समय अभी नहीं आया है। क्या तुम्हें पता है यह हूफान कहाँ है? वांग डालोन ने सोचा कि उसके पिता बदला लेने के लिए उतावले हैं, इसलिए वह अपने पिता को लेकर गुंडों से भरी गाड़ी के साथ आपके निवास की ओर चल पड़ा। उसी समय चेन टिफान ने आपको फोन किया, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर जो औद्योगिक पार्क बनाया था, उसे स्थानीय सरकार ने साल की शीर्ष 10 उत्कृष्ट कंपनियों में से एक चुना था। पार्क के शेयरों की कीमत आसमान छू रही थी और ऑनलाइन भी चीनी चिकित्सा की लहर चल पड़ी रही थी। इसलिए चेन टिफान ने चेनुआ के साथ आकर आपको आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देने की योजना बनाई। आपने मना नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने फोन रखा, दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाजा खोलते ही वांग डालुन धमकी भरे अंदाज में अंदर घुसा। कल जो हुआ उससे साफ है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। अगर आज मैंने तुम्हें घुटनों पर बिठाकर माफी नहीं मंगवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप शांत रहे क्योंकि आपके पास सबूत नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं तुम्हारी नकली चीज हवा में कैसे गायब कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आपने यह कहा, आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरी वह चीज गायब हुई है, तुम्हें कैसे पता चला? यह सुनकर बगल में खड़े वांग डेफा के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पुष्टि हो गई कि सामने वाला व्यक्ति वही चमत्कारी डॉक्टर है जिसे वह ढूंढ रहा था। वांग डालोन आपको मारने ही वाला था कि वांग डेफा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ द जड्ढा। पापा, इसने मुझे डराया था, वांग डालोन चिल्लाया। चमत्कारी डॉक्टर का अनादर करने की हिम्मत, तुम्हें मारना तो दया है। वांग डेफा जानता था कि सामने वाले के पास कैंसर ठीक करने की शक्ति है, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सोचा कि पहले वांग डालोन को सबक सिखाकर आपकी सहानुभूति जीती जाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका यह काम वांग कबीले के विनाश का कारण बनेगा। इसे मेरी पहचान कैसे पता चली? मैं बस वांग डालोन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए मुझे पूरे वांग कबीले को खत्म करना होगा। इन लाशों के लिए बुरा लग रहा है, ये मेरी इन्वेंट्री में बहुत जगह घेरेंगी। आप मन ही मन दुखी थे। वांग डेफा ने देखा कि आप गुस्सा नहीं हैं, तो उसने राहत की सांस ली। चमत्कारी डॉक्टर, मुझे पता है कि आप ही वो महान डॉक्टर हैं जिसने चेन टिफान को ठीक किया। कृपया मेरी मदद करें। मेरा बेटा नादान है, उसने आपका अपमान किया, कृपया उसे माफ कर दें। यह कहकर उसने वांग डालोन को भी घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया। वे दोनों पागलों की तरह माथा टेकने लगे, लेकिन उन्हें देख आपका गुस्सा बरीच गया। इतने लोगों के सामने मेरी पोल खोलने की हिम्मत की, तुमने अपनी मौत खुद चुनी है। जब आप वांग कबीले से छुटकारा पाने का तरीका सोच रहे थे, तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। आने वाले चेन भाई बहन थे। वे यह दृश्य देखकर दंग रह गए। भाई फान, ये क्या हो रहा है? चेन टिफान ने पूछा। चेनुआ ने उसका हाथ खींचकर चुप रहने का इशारा किया। लुरुयांत की सहेली होने के नाते उसने वांग डालुन के बारे में सुन रखा था। माहौल को अजीब देख आपने सोचा कि पहले वांग पिता पुत्र को विदा करना बेहतर है। आज की घटना को मैं अनदेखा कर सकता हूं, लेकिन आपकी बात बीच में ही काटकर वांग डेफा फिर बोल पढ़ा। चमत्कारी डॉक्टर, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझे अंतिम चरण का लीवर कैंसर है। मुझे पता है आपने हाल ही में सीओ चेन को ठीक किया है। यह कहते हुए उसने बगल में खड़े चेन टिफान की ओर इशारा किया। चेन टिफान का चेहरा भी काला पटिडियच गया। उसने वादा किया था कि वह राज रखेगा, और अब किसी ने उसकी पोल खोल दी थी। आपने मन ही मन तय कर लिया कि वांग कबीले को जिंदा नहीं छोड़ना है, वरना वांग डेफा की मूर्खता देर सवेर आपको नुकसान पहुंचाएगी। वांग डालोन भी हैरान था कि उसके पिता को लीवर कैंसर है। चेन टिफान समझ गया कि ये दोनों अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। आपने स्थिति को संभालने के लिए कहा, हंगामा न करें, पहले एक्यूपंक्चर करना होगा, मेरे साथ अंदर आएं। एक्यूपंक्चर के बाद आपने वांग डेफा के लीवर कैंसर सेना के अग्रदूत के खिलाफ युद्ध शुरू किया। दुश्मन 2 राउंड भी नहीं टिक पाया और अनुभव में बदल गया। युद्ध खत्म होते ही वांग डेफा को शरीर में एक गर्मी महसूस हुई। सिर्फ 2 मिनट में असर, ये तो वाकई डरावना है। लेकिन केवल आप जानते थे कि आपने सिर्फ एक जासूस को खत्म किया है, पीछे राक्षसों की लंबी कतार है। मैंने बस अस्थायी रूप से दर्द कम किया है। पूरी तरह ठीक होने के लिए बहुत उपचार चाहिए। याद रहे, आज की बात किसी को न बताएं, वरना परिणाम भुगतने होंगे। वांग डेफा ने बार बार सिर हिलाया। उनके जाने के बाद आप चेन टिफान के पास आए। चेनुआ ने आगे बढ़कर कहा, भाई फान, वह व्यक्ति वांग डालोन था, आपको उन्हें नहीं बचाना चाहिए था। चेन टिफान को लगा कि वही एक बेवकूफ है जिसे पूरी बात नहीं पता। फिर चेनुआ ने वांग कबीले के सभी बुरे कामों का विस्तार से वर्णन किया। यह सुनकर चेन टिफान गुस्से से भर गया और उसे एहसास हुआ कि यह आपके सामने नंबर बनाने का अच्छा मौका है। उसने कहा, भाई फान, क्या मुझे अपने संबंधों का उपयोग करके उन्हें खत्म करने में आपकी मदद करनी चाहिए? आपने सोचा कि वांग परिवार शक्तिशाली है, अकेले उन्हें खत्म करना और खबर फैलने से रोकना मुश्किल होगा। आपने पूछा, कानूनी तरीके से या गुप्त तरीके से? मैं चाहता हूं कि पूरा वांग परिवार खत्म हो जाए। चेन टिफान सोच में पड़ीडीडीएच गया। फिर उसने कहा, अगर हम उन ग्रामीणों को गवाही देने के लिए मना लें जिन पर उन्होंने जुल्म किया है, तो मेरे संबंधों से काम पक्का हो जाएगा। चेनुआ ने भी सहमति दी, लेकिन आपने चेतावनी दी कि वांग परिवार इतना कमजोर नहीं होगा। 1 सप्ताह बाद चेन टिफान का फोन आया। उसने कहा कि उसने सबूत जुटा लिए हैं और ग्रामीण गवाही देने को तैयार हैं। उसने बहुत से पत्रकारों को भी बुलाया था, लेकिन आज जब अदालत बैठने वाली थी तो सभी ग्रामीणों ने गवाही देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चेन टिफान को नहीं जानते और वांग परिवार तो उनका भला करने वाला है। एक छोटी बच्ची ने यहां तक कह दिया कि वांग परिवार ने स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं। यह साफ था कि उस बच्ची को डरा धमकाकर झूठ बुलवाया गया था। यह जानकर आप आग बबूला हो गए। वांग परिवार ने एक छोटी बच्ची से झूठी गवाही दिलवाई थी। अब आपको उस वांग मां से मिलना ही होगा जो इन सब चालों के पीछे थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आप तुरंत एम्पिंग काउंटी की अदालत की ओर निकल पड़ियोगे। इस बीच वांग डेफा का इलाज न होने के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। स्तर 20 का लीवर कैंसर सेना का वह सेनापति अब बढ़कर भयानक रूप ले चुका था। उस समय शेन त्यानाफान को पत्रकारों ने पहले ही घेर लिया था। मिस्टर शेन, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि वांग परिवार एक बड़ा अधर्मी और कानूनहीन अपराधी है? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा आपने कहा था।
पत्रकार बस लहर का फायदा उठाना चाहते थे। फिर एक महिला पत्रकार आगे बढ़ी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वांग परिवार वाकई बुरा है या नहीं। जब तक मैं इस बार सुर्खियों में रह सकती हूं, मेरा प्रमोशन व्यावहारिक रूप से पक्का है। महिला पत्रकार की आक्रामकता का सामना करते हुए चेन तियानफान के पास कोई समाधान नहीं बचा था। लेकिन अगले ही पल वह अपनी जगह पर जम गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा था कि ये पत्रकार आपस में सहमत हो गए थे। एक पल में वे चेन तियानफान के सामने से गायब हो गए। सफाई हो गई। सच तो ये है, ये तुमने ही किया था। बस अभी तुमने वांग डेफा को फोन किया था। तुमने उसे गारंटी दी थी कि अगर वो अपने पत्रकारों को हटाने के लिए सहमत हो जाता है तो तुम उसे तुरंत दूसरा इलाज दे सकते हो। वांग डेफा खुशी खुशी मान गया। हालांकि वह जानता था कि तुम वांग परिवार को खत्म करने के लिए चेन तियानफान का इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे यकीन नहीं था कि वह कल तक जीवित रह पाएगा। माफ करना मेरी पत्नी, मेरे पास वाकई कोई विकल्प नहीं है। ये शब्द बोलने के बाद वांग डेफा ने वांग डालोंग को फोन किया। लोंगा अखबार के मिस्टर यांग से संपर्क करो। उनसे कहो कि अदालत के सामने से सभी पत्रकारों को हटा लें। यह सुनकर वांग डालोंग अपनी जगह पर जम गया। वह भी जानता था कि अगर यह मुकदमा हार गए तो उनका वांग परिवार एक अथाह रसातल में डूब सकता है। लेकिन मेरे पिता अजनबियों को हम पर हमला करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है कि यह बेकार पिता हुफान के झांसे में आ गया है। इस दुनिया में ऐसा चमत्कारिक डॉक्टर कैसे हो सकता है जो कैंसर को 100% ठीक कर सके? लेकिन सोचने के बाद उसने खुद से कहा कि उसके पिता के इस कदम का शायद कोई गहरा अर्थ हो। उपस्थित सभी पत्रकारों को हम पहले ही खरीद चुके हैं और नियंत्रित कर चुके हैं। अगर वे वापस आना चाहते हैं तो यह सिर्फ एक शब्द की बात है। इसके अलावा जिन ग्रामीणों को गवाही देनी थी उन सभी को मेरी मां ने संभाल लिया है। इस मुकदमे में चेन तियानफान के जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो इस बार वैसा ही करते हैं जैसा वह चाहता है। तुरंत बाद वांग डालोंग ने अखबार के मिस्टर यांग को घटनास्थल से पत्रकारों को हटाने का आदेश दिया। बाद में तुम भी वादे के मुताबिक कार से वांग डेफा के निजी क्लिनिक पहुंच गए। अंदर घुसते ही तुमने वांग डेफा को देखा जो लेवल 30 का एक म्यूटेंट राक्षस बन चुका था। ओह मेरे भगवान, ये क्या बला है? ये पहली बार था जब तुमने एक म्यूटेंट राक्षस देखा था और तुम पूरी तरह से दंग रह गए थे। तभी एक नोटिफिकेशन गूंजा। लेवल 30 का म्यूटेंट राक्षस सेंचुरियन गन और सेना से म्यूटेट हुआ है। युद्ध में प्रवेश करने पर आप उसके डोमेन में आ जाएंगे। इससे आपकी और उस उच्च स्तरीय म्यूटेंट राक्षस की सभी सांख्यिकी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। युद्ध के दौरान भ्रम की स्थिति में आने की संभावना है। भ्रम की स्थिति, आपके और आपके पालतू जानवरों के हमले किसी भी समय आप पर ही लग सकते हैं। अपने सामने सिस्टम का विवरण देखते हुए तुम्हें थोड़ी झिझक हुई। म्यूटेंट राक्षस की ताकत कितनी है तुम्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसके अलावा क्या वांग डेफा जैसे किसी व्यक्ति के लिए जोखिम उठाना वाकई सार्थक है? यह देखते हुए कि तुम कुछ नहीं कह रहे थे, वांग डेफा को अपना अंत समझ में आ गया। लगता है कि मैं वाकई नहीं बच सकता। आपकी स्थिति अब गंभीर रूप से खराब हो गई है। फिलहाल मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। अगर यह इलाज विफल रहा तो आप अत्यधिक पीड़ा की स्थिति में मर सकते हैं। यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो आपके पास लगभग 1 सप्ताह बचा है। यह सुनकर वांग डेफा ने पूरी तरह से अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। फिर जीवन शक्ति के एक उछाल की तरह उसने तुम्हें अपना जीवन बताना शुरू किया। 22 साल की उम्र में उसने किम्बे विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष समाज में प्रवेश किया। उसने सोचा था कि अपनी उच्च शिक्षा के साथ वह समाज में सफल हो पाएगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। उस दिन वह लॉन्ग टेक्नोलॉजी के साक्षात्कार के लिए बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ आया था। लॉन्ग टेक्नोलॉजी उस समय उद्योग में काफी प्रसिद्ध थी। आवेदन करने आए स्नातकों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन इसके बावजूद वांग डेफा अभी भी आश्वस्त था। आखिरकार वह जानता था कि उसके जैसे 18वें दर्जे के छोटे शहर के व्यक्ति के लिए अपना भाग्य बदलने के अवसर दुर्लभ थे और यह उनमें से एक था। लेकिन वांग डेफा ने जो नहीं सोचा था वह यह था कि साक्षात्कार बीच में ही रुक गया। वांग डेफा को तुरंत कंपनी द्वारा काम पर रख लिया गया। उस समय वह अपनी जगह पर जम गया। परीक्षक, क्या मुझे वाकई काम पर रख लिया गया है? उत्तेजित मत हो, यह सच है नौजवान। कल सुबह 8 बजे समय पर आना मत भूलना। मैं सफल हो गया, लेकिन उस समय वांग डेफा जो जीवन की शुरुआत कर रहा था उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक अंतहीन नरक उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन वांग डेफा काम पर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि आज उसके विभाग में कोई नहीं था। हैरान होकर उसने समय देखा। यह सही है, यह काम का दिन है। परीक्षक ने कल कहा था कि आज काम पर आना है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही पूरी तरह से सुसज्जित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के एक समूह ने उसे घेर लिया। एक नए स्नातक छात्र ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वह तुरंत डर गया और कांपने लगा। हे भगवान, क्या हो रहा है? नीचे झुक जाओ, हाथ सिर पर रखो, हिलो मत। इसके बाद वांग डेफा को कंपनी के रहस्य चुराने के जुर्म में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बाद में उसे पता चला कि कंपनी के अधिकारियों ने भारी मुनाफे के लिए उनके सोर्स कोड चुराए थे और उन्हें प्रतिस्पर्धियों को सौंप दिया था। लेकिन जब मालिक को यह पता चला तो वह बिल्कुल कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह व्यक्ति मालिक का साला था। मालिक के साथ इस रिश्ते के कारण साला नियमित रूप से अपने सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करता था और अपने पद का उपयोग अपने अधीनस्थों से रिश्वत लेने के लिए करता था। मालिक ने हमेशा उसकी हरकतों पर आंखें मूंद ली थीं, लेकिन अब सोर्स कोड की चोरी उसकी सहन शक्ति से कहीं बाहर थी। उसे खुद जेल जाने का खतरा था। गुस्से के अलावा वह अपने साले की मदद करने का रास्ता भी तलाश रहा था। सौभाग्य से कंपनी में किसी को पता नहीं चला था कि कोड चोरी हो गया है। शायद वह भर्ती साक्षात्कार का उपयोग करके एक साजिश रच सकता था। इस तरह वांग डेफा एक दुर्भाग्यपूर्ण बलि का बकरा बन गया।
3 साल जेल में रहने के बाद वांग डेफा अंततः समाज के विश्वासघात को समझ गया। उसने उन लोगों को 100 गुना भुगतान करने की कसम खाई जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसी समय उसकी मुलाकात लॉन्ग टेक्नोलॉजी के पूर्व वित्तीय प्रबंधक से भी हुई। उसे अपने मालिक को खातों में हेराफेरी करने में मदद करने के लिए 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, और वह व्यक्ति भविष्य की मुआनांग क्विलियान थी। इसके बाद अपनी असाधारण व्यावसायिकता के स्तर के कारण वे उद्योग में फले फूले और सफलतापूर्वक लॉन्ग टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया, जिससे पुराने मालिक को भी वह कीमत चुकानी पड़ी जिसका वह हकदार था। बाद के वर्षों में उनकी कंपनियां बड़ी और बड़ी होती गईं। उनकी मानसिक स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन आए। ड्रैगन का शिकारी अंततः खुद एक दुष्ट ड्रैगन बन गया, जो उस समय सच साबित हुआ। एक दुर्घटना के दौरान वांग डेफा ने एक भयानक अपराध किया। सौभाग्य से कुइलियान ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी, जिससे जेल से बचा जा सका। बाद में अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वे वांग डेफा के गृहनगर एनपिंग वापस आ गए। वांग डेफा की व्यावसायिक समझ और कुइलियान की क्रूरता के कारण वे कुछ ही वर्षों में सर्वशक्तिमान स्थानीय डॉन बन गए। उस समय वांग डेफा पहले से ही फूट फूट कर रो रहा था। उसके पास जो कुछ भी है वह उसका हकदार है। मैंने अपने गृहनगर के लोगों के साथ गलत किया है और तुम बस ये सब एक खाली नजर से देख रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग डेफा ने ऐसा अनुभव किया होगा। यह बस एनपिंग काउंटी के निवासियों के लिए दुख की बात है। अचानक वांग डेफा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और धीरे से तुम्हारी ओर मुड़ा। यह वांग परिवार अकेले मेरे द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए यह सही है कि मैं ही इसे समाप्त करूं। मैं तुम्हें वांग परिवार के अपराधों के सभी सबूत सौंप सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए गवाही भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम एक अनुरोध स्वीकार करो। यह सुनकर तुम स्तब्ध रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें अपने ही रिश्तेदारों को बेनकाब करने की इतनी चेतना होगी। कोई बात नहीं, कहो। जब तक यह कानून की सीमा के भीतर है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने इन वर्षों में अनगिनत गलतियां की हैं। उसने हमेशा चीजों को अच्छी तरह से संभाला है, इसलिए काफी सबूत पीछे छूट गए हैं। इसलिए शायद उसे बहुत लंबी सजा ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस पर पैनी नजर रखो। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि वांग परिवार, तुम शवों की तलाशी लो। मेरा वांग परिवार वंश का एक आखिरी अंश बचाए रखे। यह सुनकर दिव्य डॉक्टर, तुम थोड़ा असहाय महसूस करते हो, लेकिन स्थिति की भलाई के लिए तुमने फिर भी स्वीकार कर लिया। मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अगर यह उसकी अपनी गलती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद तुम वांग डेफा के साथ अदालत तक गए। कुइलियान ने वांग डेफा को आते देखा और उसके चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी, जो शायद ही कभी दिखाई देता है, उसके पास निश्चित रूप से कोई कारण होगा। वह वास्तव में यह कर सकता है। लेकिन सुनवाई शुरू होने के क्षण में ही उसे समझ आया कि वांग डेफा उन्हें बचाने के लिए वहां नहीं था। बिना किसी आश्चर्य के अनगिनत अकाट्य सबूतों और वांग डेफा के विश्वासघात के कारण पूरा वांग परिवार तबाह हो गया। एनपिंग काउंटी ने अपनी पुरानी शांति वापस पा ली और तुमने और लियू रोयान ने शांतिपूर्ण और बेफिक्र दिन बिताए। इस अवधि के दौरान राक्षसों से लड़ते हुए तुम लेवल 40 पर पहुंच गए। उसी समय एक राक्षस के खिलाफ लड़ाई के दौरान तुम्हें प्राचीन स्थान के बारे में जानकारी मिली। किंवदंती के अनुसार प्राचीन स्थान प्राचीन देवताओं द्वारा अपनी साधना के दौरान छोड़े गए अवशेष हैं। साधना के लिए वहां प्रवेश करने से स्तर तेजी से बढ़ सकता है, साथ ही अधिक दिव्य रहस्य प्राप्त करने की संभावना होती है। यह देखकर तुम थोड़े हैरान हुए। इससे पहले तुम्हें एक दिव्य रहस्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। पाठ में उल्लेख किया गया था कि गिरावट के कारण होने वाली अजीब घटनाओं का सामना करने के लिए 4 पवित्र जानवरों के अवशेषों को इकट्ठा करके उनके डोमेन द्वारा लाए गए नकारात्मक प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है। 4 पवित्र जानवर क्या हैं और उनके अवशेष कैसे प्राप्त करें? अगर वांग डेफा की लेवल 30 की लिवर कैंसर सेना के पास डोमेन नहीं होता, तो मैं निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम होता। इसे भूल जाओ, शायद यही नियति है। यह सोचकर तुम्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तुम्हें पवित्र जानवरों के अवशेषों की तलाश में यात्रा करने के लिए मजबूर कर दिया। उस दिन तुम हमेशा की तरह राक्षसों से लड़ने और लेवल बढ़ाने के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही फोन की घंटी बजी। भाई फैन, तुम अभी कहां हो? जल्दी वापस आओ। लियू रोयान। वह अचानक बेहोश हो गई। यह चेन यू थी, जो लियू रोयान की सबसे अच्छी दोस्त है। यह जानने के बाद तुम तेजी से कार चलाकर जिंक्सू निवास वापस आ गए। क्या हुआ? जब मैं आज बाहर गया था तब वह बिल्कुल ठीक थी, चेन यू ने समझाया। मुझे भी नहीं पता। आज हम दोनों ने खाना पकाने का अभ्यास करने का सोचा था। मैं तुम्हारे लिए एक दावत तैयार करने वाली थी, लेकिन जैसे ही आग जलाने की तैयारी हुई, वह जमीन पर गिर गई, बेहोश। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने तुरंत लियू रोयान की बीमारी की जांच की। उत्परिवर्ती स्तन कैंसर अजीब है। देश को दबाने वाला सर्वोच्च सेनापति, लेवल 70 का बॉस राक्षस। उत्परिवर्ती राक्षस बॉस को हराने से लियू रोयान का जीवन 10 साल बढ़ सकता है। यह देखकर तुमने तुरंत आत्मविश्वास खो दिया। आखिर तुम अभी केवल लेवल 45 पर हो। लेवल 70 के बॉस राक्षस का सामना करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना ही कठिन है, और यह एक उत्परिवर्ती राक्षस है जो अपने खुद के डोमेन के साथ आता है। अचानक तुम्हें प्राचीन दिव्य अफवाह याद आई। सही बात है। क्या यह नहीं कहा गया था कि यदि कोई पवित्र जानवर का अवशेष मिल जाए तो उत्परिवर्ती राक्षसों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है? तुम्हें तुरंत उम्मीद मिल गई, लेकिन फिर तुम पसीने पसीने हो गए। लेकिन मैं अभी केवल लेवल 45 पर हूं।
मैं लेवल 70 के बॉस राक्षस को कैसे हरा सकता हूं? कोई बात नहीं। एक एक कदम उठाते हैं। जब तक उम्मीद की किरण है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद तुमने लियू रोयान पर स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर तकनीक का उपयोग किया ताकि उसका जीवन एक दिन बढ़ सके। कौशल के प्रभाव में लियू रोयान जाग गई। तुरंत बाद तुम काढ़े और रक्त का सूप उबालने के लिए फार्मेसी गए। इसे लेने के बाद लियू रोयान की स्थिति में काफी सुधार हुआ। चेन यू चिल्लाई, वाह भाई फैन, तुम सच में एक चमत्कारी डॉक्टर हो। वह इतनी जल्दी जाग गई। लेकिन केवल तुम जानते थे कि यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बाद तुमने शेन यू को लिविंग रूम में बुलाया। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तुम्हें मेरे लिए लियू रोयान का ख्याल रखना होगा। अगर उसे कुछ होता है तो तुम्हें तुरंत मुझे सूचित करना होगा। ठीक है, चिंता मत करो। हालांकि शेन यू को तुम्हारा तरीका समझ नहीं आया, फिर भी वह मान गई। जैसे ही तुम बाहर निकलने वाले थे, तुम्हारी नजर फिर से शेन यू के बगल में एक 100 शरीर वाले महिला भक्षी राक्षस पर पड़ी। ओह हाँ, वैसे इतना समय बीत जाने के बाद एजाइल थेफ्ट, चोरी, पहले ही रीसेट हो जाना चाहिए। तुरंत बाद तुमने पत्थर की महिला राक्षस पर कौशल का इस्तेमाल किया। एजाइल थेफ्ट खोलते ही एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली। बधाई हो, आपको दिव्य कौशल प्राप्त हुआ है। निर्वाण पुनर्जन्म। निर्वाण पुनर्जन्म प्राचीन पवित्र जानवर सुजाकू का एक अवशेष। 4 पवित्र जानवरों के अवशेषों के साथ मिलकर यह हताश स्थिति में सड़न को दिव्य हथियार में बदल सकता है। यह स्थिति को उलट भी सकता है। कौशल परिचय युद्ध की शुरुआत में एक निष्क्रिय कौशल के रूप में प्रभावी होता है। जब स्वास्थ्य अंक 0 हो जाते हैं तो तुरंत सभी स्वास्थ्य अंकों के साथ पुनर्जीवित हो सकता है और सभी स्थितियों को बहाल कर सकता है। प्रत्येक युद्ध में केवल एक बार काम करता है। युद्ध के बाहर पेट्रिफिकेशन, पत्थर बनाना, एक सक्रिय कौशल है जिसे केवल अंतिम चरण के रोगियों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जीवन को जबरदस्ती 15 दिन बढ़ाता है और 30 जीवन शक्ति अंक बहाल करता है। नोट, अपनी स्वयं की जीवन अवधि खर्च करके जीवन विस्तार प्रभाव में सुधार किया जा सकता है। धिक्कार है, क्या यह जीवन को एक दिन बढ़ाने का प्रोमैक्स संस्करण नहीं है? और 4 पवित्र जानवरों के अवशेष यहां महिला भक्षी राक्षस के पास क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे इतनी आसानी से एक कैसे मिल गया? इस समय सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। तुरंत बाद तुम कमरे की ओर भागे। तुमने लियू रोयान पर कौशल का इस्तेमाल किया। निर्वाण पुनर्जन्म। तुरंत एक अग्नि उसकी ओर बढ़ी। उसके तुरंत बाद एक ही पल में उसके शरीर से अनगिनत जीवन शक्ति फूट पड़ी। लियू रोयान को लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। क्या हो रहा है? मुझे इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है? तुमने बिना ज्यादा स्पष्टीकरण के लियू रोयान की ओर देखा। प्रिय, मुझे शायद कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। तुम्हें घर पर अपना ख्याल रखना होगा। चेन यू को इस दौरान तुम्हारे साथ रहने दो। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम्हें उसे बताना होगा। इससे पहले कि लियू रोयान कुछ कहती, तुम कमरे से बाहर निकल गए। आखिरकार अब समय ही जीवन है। 1 सेकंड की और देरी का मतलब खतरे का एक और हिस्सा है। इसके बाद तुम एक निजी क्लिनिक तक गए। यह चैन यू का अच्छा दोस्त अन्यांग चलाता है। यहीं से तुम्हें प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए तुमने यहां अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ओह, क्या अप्रत्याशित यात्रा है। नमस्ते फैन, बहुत समय हो गया। भाई अन्यांग को तुम्हारे आने का पता चला और वह तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। फिर तुमने कुछ दिनों के लिए उसके यहां रुकने के लिए अध्ययन करने का बहाना बनाया। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने तुम्हें रुकने दिया। आज मेरे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं, इसलिए मैं काफी व्यस्त रहूंगा। तुम जैसे चाहो वैसे घूमो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, अन्यथा जाओ, व्यस्त रहो। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो जब तुम खाली होगे तब मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है। यह कहने के बाद उसने मरीजों को देखना शुरू कर दिया और तुम पास में ही रहे। शांति से प्रत्येक व्यक्ति पर बीमारी के राक्षसों को देखते हुए तुमने सोचा कि भाग्य की देवी हमेशा तुम्हारी तरफ होगी। लेकिन लगातार 5 दिनों तक स्कैन करने के बाद तुम्हें कोई विशेष बीमारी का राक्षस नहीं मिला। अंत में 6ठे दिन तुमने कहीं और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अन्यांग, अलविदा। विदा लेने के बाद तुम क्लिनिक छोड़ने के लिए मुड़े, लेकिन उसी समय भीड़ में एक चकाचौंध भरी रोशनी ने तुम्हारा ध्यान खींचा। करीब से देखने पर भाग्य का राक्षस, विशेष बीमारी का राक्षस, अज्ञात स्तर। नोट, भाग्य के राक्षस से लड़ने पर एक बड़ा इनाम मिलने की संभावना होती है। बिना किसी आश्चर्य के लड़ाई शुरू करने के बाद भाग्य का राक्षस आसानी से हार गया। 3.8 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त करने पर बधाई। लेवल बढ़कर 51 हो गया। फॉर्मेशन सिस्टम का 5 एलिमेंट्स ग्रेट फॉर्मेशन प्राप्त करने पर बधाई। युद्ध के दौरान सभी मित्र इकाइयों के बीच नुकसान साझा करना स्वचालित रूप से शुरू होता है। सभी इकाइयों के स्वास्थ्य बहाली प्रभाव को बढ़ाता है। एक दिव्य वस्तु प्राप्त करने पर बधाई। सैक्रेड डोमेन फ्रैगमेंट, गुप्त क्षेत्र का टुकड़ा। 2, 10 सीक्रेट डोमेन फ्रैगमेंट इकट्ठा करने पर पौराणिक गुप्त क्षेत्र खोला जा सकता है। प्राचीन खंडहरों के एक भी टुकड़े का उपयोग करने पर सफल होने की 0.1 संभावना होती है। धिक्कार है, यह भाग्य का राक्षस वाकई कुछ खास है। तुमने आह भरी। अकेले इस गुप्त क्षेत्र के टुकड़े का उपयोग करने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। 10 इकट्ठा करने में पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन लियू रोयान इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। क्या कोशिश करनी चाहिए या नहीं? यह नगण्य संभावना कल ही प्रकट हुई थी। शेन यू ने फिर से फोन किया।
तुम्हें पता चला कि लियू रुयान की स्थिति फिर से बिगड़ गई है। यदि निर्वाण पुनर्जन्म ने उसका जीवन जबरदस्ती नहीं बढ़ाया होता तो वह शायद अब तक मर चुकी होती। ये सोचकर तुम अब और नहीं झिझके। तुमने एक सीक्रेट डोमेन फ्रैगमेंट का उपयोग करने का मन बना लिया। वह तुम्हारे 10 इकट्ठा करने का इंतजार कैसे कर सकती थी? लियू रुयान 10 इकट्ठा होने का इंतजार कैसे कर सकती थी? सब कुछ दांव पर लगाना ही बेहतर है। शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। तुरंत बाद तुम्हारे सामने का दृश्य पल भर में बदल गया। टुकड़ा भी धीरे धीरे तैरने लगा, जबकि एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। लेकिन अगले ही पल तुम स्तब्ध रह गए। तुमने केवल एक गूंज सुनी, टुकड़ा गुलाबी पाउडर में बदल गया और तुम्हारी आंखों के सामने गायब हो गया। यह दृश्य देखकर तुमने तुरंत सारी उम्मीद खो दी। अपने हाथ में बचे आखिरी टुकड़े को देखते हुए तुमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहले तुमने राक्षसों को मारकर एक बहुत ही अजीब वस्तु प्राप्त की थी, एक एम्प्लीफिकेशन बैनर, जिसका उपयोग करने पर किसी भी घटना की सफलता की संभावना 1% बढ़ सकती है। यह वस्तु सभी नियमों से परे है। प्रति घटना केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। उस समय तुमने सोचा था कि यह संभावना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। देखो, धिक्कार है। यह धूल फांकने वाली चीज के अलावा और कुछ नहीं है। इसे अपने बैकपैक में डालने के बाद तुमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज टुकड़ों के 0.1 की तुलना में यह संभावना वास्तव में एक अंतिम कलाकृति मानी जा सकती है। नहीं, वहां है। तुमने टुकड़े पर एम्प्लीफिकेशन बैनर का इस्तेमाल किया, लेकिन अगले ही पल तुम फिर से इतने सदमे में थे कि बोल नहीं सके। जैसे ही खजाने का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, वह टुकड़ा एक अत्यंत अजीब तरीके से घूमने लगा। तुरंत बाद तुम्हारी चेतना धुंधली होने लगी। अनगिनत अज्ञात स्मृतियों के टुकड़े पल भर में तुम्हारे मन में समा गए। तुम नहीं जानते कि यह स्थिति कितनी देर तक चली। मुझे सिर में दर्द हो रहा है। ये क्या है? ये कैसी स्थिति है? स्क्रीन पर यह व्यक्ति कौन है? ये स्मृतियां क्यों? तुम फिर से अपनी आंखें खोलते हो और तुम्हें फूलों का एक सागर दिखाई देता है। तुम यहां आने से पहले क्या हुआ था, यह याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं कर पाते। मुझे सिर में दर्द हो रहा है। क्या यह देवताओं द्वारा छोड़ा गया गुप्त साम्राज्य हो सकता है? मैं यहां कैसे पहुंचा? अपने सामने तितलियों को देखते हुए तुम खुद को उन्हें छूने से नहीं रोक पाते, लेकिन वे तुम्हारे शरीर के आर पार निकल जाती हैं और तुम हैरान रह जाते हो। तुम्हारे पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है। तुम पीछे मुड़ते हो। युवा, डरो मत। यह किंवदंतियों का गुप्त साम्राज्य है। मुझे बताओ, तुम यहां क्या पाना चाहते हो? सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ ही दूरी पर खड़ा है। थोड़े समय के विचार के बाद तुम बूढ़े व्यक्ति से बात करते हो। मैं अपने प्रिय व्यक्ति को ठीक करने के लिए जल्दी से एक महान शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। बूढ़ा व्यक्ति यह सुनकर आह भरता है। तुम अपने साथ बहुत सारे रहस्य लेकर चलते हो। क्या तुम नहीं जानना चाहते? तुम दूसरों पर बीमारी के राक्षसों को क्यों देख पाते हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते? स्मृति का यह खोया हुआ हिस्सा कहां से आया? यह किसका है? बूढ़े व्यक्ति के प्रश्न के सामने तुम वहीं ठिठक गए, है ना? क्योंकि मैं एक समय यात्री हूं। और उन स्मृतियों का क्या जिनके बारे में वो बात कर रहा है? तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। आप वास्तव में कौन हैं? आप मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति फिर से आह भरता है। ऐसा लगता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बेजोड़ शक्ति दे सकता हूं, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम इसे नियंत्रित कर सको। इसलिए तुम्हें उन 3 परीक्षाओं को पास करना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की हैं। इसके तुरंत बाद तुम्हारे सामने 3 कार्ड दिखाई देने लगते हैं। बूढ़े व्यक्ति की बातों पर तुम्हें आधा विश्वास और आधा संदेह है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुरंत बाद तुम अपनी सोच का उपयोग करते हो और फिर बीच वाला कार्ड गायब हो जाता है। ओह, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, परीक्षा में तुम्हारी सभी क्षमताएं निष्क्रिय हो जाएंगी। शुभकामनाएं। जैसे ही बूढ़े के शब्द फीके पड़े, तुम्हारे सामने का दृश्य बदलने लगा। मैं कहां हूं? ये छोटी सी कुटिया क्या परीक्षा दे सकती है? इससे पहले कि तुम संभल पाते, सुअर का मुखौटा पहने एक आदमी पास आया। नमस्ते चुनौती देने वाले, मेरी परीक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कमरा बहुत बड़ा नहीं है। इसमें कोई छिपा हुआ स्थान नहीं है। फिर मुखौटे वाले आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाईं। तुम दोनों को दरवाजे के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। एक क्षण में मैं इसके अंदर यह राक्षसी गोली रखूंगा। सफल होने के लिए इसे 15 मिनट के भीतर ढूंढें। धोखाधड़ी से बचने के लिए मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके हर कदम पर नजर रखूंगा। क्या आप तैयार हैं? यह सुनकर तुम्हें हल्की बेचैनी महसूस हुई। कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन तुम ठीक ठीक नहीं कह पा रहे थे कि क्या गलत है। संक्षिप्त विचार के बाद तुमने एक साहसी परिकल्पना की। क्या यह वाकई इतना सरल होगा? कोई बात नहीं, सावधान रहना ही बेहतर है। मैं तैयार हूं। जैसे ही शब्द फीके पड़े, मुखौटा पहने आदमी अंदर दिखाई दिया। राक्षसी गोली रख दी गई है, अंदर आओ। जैसे ही मुखौटा पहने आदमी ने अपना हाथ उठाया, तुम्हें भी अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया। टाइमर शुरू होता है। शुरुआत में तुम्हारा ध्यान पास की अलमारियों पर केंद्रित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मिनट दर मिनट तुम्हें राक्षसी गोली की छाया भी नहीं दिखी। उस समय तुम्हें अपनी साहसी परिकल्पना याद आई। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र विकल्प है। राक्षसी गोली तुम्हारे पास छिपी है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति पहले तो हैरान हुआ, फिर शांत हो गया। महान चुने हुए व्यक्ति की उपाधि के योग्य। मेरी परीक्षा को सुलझाना एक खेल खेलने जैसा है। बधाई हो, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली है। यह कहते हुए उसने एक आत्मा को बुलाया जो धीरे से तुम्हारी ओर उड़कर आई। यह पहेली का एक बौना है। यह आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा।
जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह तुम्हारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। अपने पास मौजूद बौने को देखकर तुम पूरी तरह खोए हुए हो। चुने हुए व्यक्ति से उसका क्या मतलब था? ऐसा लगता है जैसे हर कोई मेरी पहचान जानता है। मैं ही अकेला हूं जिसे कुछ नहीं पता। इससे पहले कि तुम बहुत ज्यादा सोच पाते, तुम 1 सेकंड के भीतर गुप्त साम्राज्य में वापस टेलीपोर्ट हो जाते हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं पहला स्तर इतनी जल्दी पार कर लूंगा। पहली परीक्षा। ऐसा लगता है कि तुम मेरी सोच से कहीं अधिक मजबूत हो। निश्चित रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट के। तुम जल्दी से अगला कार्ड चुनते हो। दृश्य तुरंत एक खाली स्थान में बदल जाता है। बीच में एक शतरंज की बिसात तैर रही है और उसके सामने सुनहरे मुखौटे वाला एक व्यक्ति खड़ा है। मेरी परीक्षा में स्वागत है, चुनौती देने वाले। मेरे खेल के नियम सरल हैं। 50 काले मोहरे और 50 सफेद मोहरे। खेल शुरू होता है। आपको सभी मोहरों को कटोरों में रखना होगा। उन्हें कैसे बांटना है, यह आप पर निर्भर है। एक बार वितरण पूरा हो जाने के बाद मैं आपको थोड़ी देर के लिए अंधा कर दूंगा। उसी समय आपको पहले एक कटोरा चुनना होगा और फिर उस कटोरे से एक काला मोहरा चुनना होगा। यदि आप सफलतापूर्वक एक काला मोहरा चुनते हैं तो आप जीत जाएंगे। यह सुनकर तुम्हें एहसास होता है कि यह भाग्य का कोई साधारण खेल नहीं है। संक्षिप्त विचार के बाद मैं तैयार हूं, इसे शुरू होने दें। जैसे ही बोलना खत्म हुआ, शुरू करें। तुमने सभी सफेद मोहरे और 49 काले मोहरे डाल दिए, सब एक ही कटोरे में। रुको, तुमने धोखा दिया है। तुम्हें मोहरों को 2 कटोरों में बांटना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। इससे पहले कि मुखौटा पहने व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर तुमने आखिरी काला मोहरा उठाया और उसे दूसरे कटोरे में डाल दिया। लो, इस वितरण का एक फायदा है। एक बार जब आप केवल एक काले मोहरे वाले कटोरे को चुनते हैं तो आप सीधे जीत जाएंगे। भले ही आप दूसरा कटोरा न चुनें, इसमें लगभग आधी संभावना है कि वहां एक काला मोहरा होगा। यह देखकर मुखौटा पहने व्यक्ति थोड़ा हैरान होता है। चुने हुए व्यक्ति होने के योग्य आप वास्तव में दूसरों से अलग हैं। दिलचस्प। अगले ही क्षण मुखौटा पहने व्यक्ति अपना हाथ उठाता है। अचानक काले कोहरे का एक बादल तुम्हें घेर लेता है, जिससे तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह चली जाती है। फिर मुखौटा पहने व्यक्ति कटोरों को हिलाना शुरू करता है। कुछ समय बाद मुखौटा पहने व्यक्ति ने हिलाना बंद कर दिया। यहां आपके सामने 2 कटोरे हैं। आप कौन सा कटोरा चुनना चाहते हैं, आपके बाईं ओर वाला या आपके दाईं ओर वाला? तुम थोड़ा हिचकिचाते हो, इसलिए बाईं ओर वाला चुनते हो। हालांकि आपके पास कुछ ताकत है। ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। अब कृपया कटोरे में से एक मोहरा चुनें। बिना किसी हिचकिचाहट के तुम यादृच्छिक रूप से 5 मोहरे उठाते हो। क्या मेरे हाथ में काले मोहरे हैं? तुम मुखौटा पहने व्यक्ति से पूछते हो, लेकिन वह चुप रहता है। ये 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 कैसे संभव है? किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? सामने से कोई आवाज नहीं आती। तुम्हें पहले से ही यकीन है कि तुम्हारे हाथ में मौजूद ये 5 मोहरे संभवतः सभी काले हैं। फिर तुम एक एक करके मोहरों को गिराते हो, हाथ में आखिरी वाला रखते हो जो वास्तव में काला है। क्या मैंने सही चुना? ऐसा लगता है कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो। यहां तक कि भाग्य की देवी ने भी तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। बधाई हो, तुमने परीक्षा पास कर ली है। यह कहते हुए वह प्रकाश की एक गेंद को बुलाता है जो तुम्हारे पास मौजूद बौने की ओर बढ़ती है। जैसे ही बौना प्रकाश की गेंद के संपर्क में आता है, उसके शरीर से एक भयानक आभा निकलती है। यह आपके बौने को सर्वोच्च सामंजस्य दे सकता है। जहां तक इस शक्ति की उपयोगिता की बात है, आपको भविष्य में स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। इससे पहले कि तुम बात कर पाते, मुखौटा पहने व्यक्ति ने तुम्हें सीधे गुप्त साम्राज्य में वापस भेज दिया। लेकिन गुप्त साम्राज्य में टेलीपोर्ट होते ही तुम वहीं ठिठक गए। धिक्कार है। यहां क्या हो रहा है? गुप्त साम्राज्य, जो कभी स्वर्ग जैसा था, अब पृथ्वी पर नरक में बदल गया है। तुम्हारे चारों ओर की तीव्र गर्मी तुम्हें लगातार याद दिला रही है कि तुम्हारे पास समय कम है। यह देखकर तुम पूरी तरह खो गए हो। फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल नहीं बैठ सकते। लेकिन गुप्त साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद से तुम्हारी सभी क्षमताएं गायब हो गई हैं। फिलहाल तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिस क्षण तुम सारी उम्मीद खो देते हो, फुसफुसाने वाली आत्मा प्रकट होती है। मास्टर, मुझे लगता है कि इस दृश्य में बहुत बड़ी मात्रा में शून्यता है। दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्र केवल एक भ्रम है। इससे आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होनी चाहिए। तापमान में वृद्धि केवल एक भ्रम है। तो अगर यह वास्तविक होता तो क्या होता? उसे सुनने के बाद तुम और भी भ्रमित हो जाते हो। फिर तुम फुसफुसाने वाली आत्मा की ओर देखते हो। क्या आप जानते हैं कि इस भ्रम को तोड़ने के लिए और क्या करना होगा? उस समय तुम्हारा मन हिचकिचाता है। इसे तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल में सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। उसे सुनने के बाद तुम्हें गुस्सा आ जाता है। मेरे दिल में जो सबसे कीमती चीजें हैं, वे मेरी प्रतिभा, जादुई खजाने और अन्य चीजें हैं। अगर मैं उनका बलिदान देता हूं तो मेरी ताकत काफी कम हो जाएगी। यह जानना जरूरी है कि मैं यहां मजबूत बनने और लियोयान को ठीक करने आया हूं। इसके अलावा इस छोटी आत्मा का मूल अज्ञात है। इसकी हर बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या कोई दूसरा समाधान नहीं है? तुम छोटी आत्मा से बात करते हो। फुसफुसाने वाली आत्मा एक पल के लिए सोचती है, क्या कोई दूसरा समाधान नहीं है? वास्तव में हाँ, मैं भ्रम को तोड़ने में आपकी मदद करने के लिए खुद का बलिदान दे सकती हूं, लेकिन मेरी मदद के बिना आप शायद अगली परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं इसे महसूस कर सकती हूं, लेकिन आप मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। आपके लिए मेरा बलिदान देना भी एक अच्छा विकल्प है।
छोटी आत्मा के शब्दों के सामने तुम चुप रहते हो। ऐसा लगता है कि उसकी वास्तव में कोई बुरी मंशा नहीं है। लेकिन अगर यह वैसा ही है जैसा वह कहती है, अगर खुद को खोने से मैं अगली परीक्षाएं पास नहीं कर पाया तो मेरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। ये सोचते हुए मैं थोड़े विचार के बाद हिचकिचाने लगता हूं। फिर भी तुमने अपनी सबसे शक्तिशाली प्रतिभा, अजेयता का बलिदान देना चुना। प्रकाश की एक अजीब चमक के साथ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन से कोई महत्वपूर्ण चीज गायब हो गई है। तुरंत बाद गुप्त भाषा की आत्मा एक मंत्र बोलना शुरू करती है। भ्रम भी दूर हो जाता है। धिक्कार है, इस गुप्त भाषा की आत्मा में कुछ तो बात है। जैसे ही शब्द बोले गए, बूढ़ा व्यक्ति दूर से दिखाई देता है, चुने हुए व्यक्ति होने के योग्य। वास्तव में तुम आवश्यक स्थिति में सही चुनाव करने में सक्षम हो। चिंता मत करो। एक बार जब यह अंतिम परीक्षा पूरी हो जाएगी तो सभी रहस्य स्वाभाविक रूप से सुलझ जाएंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। यह सुनकर तुमने बूढ़े व्यक्ति को जल्दी करने के लिए कहा। आखिरकार अब खोया हुआ हर सेकंड लियुआन को और अधिक खतरे में डाल रहा है। चिंता मत करो, यहां का समय बाहर की तुलना में स्थिर है। युवा, तुम चाहे कितनी भी देर यहां रहो, बाहर का वातावरण वैसा ही रहेगा जैसा तुम्हारे आने के समय था। तो यह अंतिम परीक्षा क्या है? यह सुनकर तुमने राहत की सांस ली। बूढ़ा व्यक्ति यह सुनकर धीरे धीरे तुम्हारी ओर मुड़ा और बोला, यह अंतिम परीक्षा वह है जिसे मैंने तुम्हारे लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया है और मैं इसका रक्षक हूं। यह कहते हुए बूढ़े ने अपना बड़ा हाथ लहराया और तुम्हारे सामने शून्य से एक मेज प्रकट हो गई। परीक्षा के नियम बहुत सरल हैं। हम दोनों के पास एक एक रेसिंग कार होगी। यहाँ 8 पुर्जों के कार्ड हैं। जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी वह यह था कि बूढ़े व्यक्ति ने एक सीट चुनी। यह देखकर तुम दूसरे के इरादों के बारे में गंभीरता से सोचने लगे। यह बूढ़ा व्यक्ति चतुर है। अगर यह केवल दौड़ का खेल होता तो उसने लगातार ऐसे सामान नहीं चुने होते जिनका गति से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा होना चाहिए। फिर तुम्हारे मन में एक साहसी विचार आया। अंतिम नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि जब तक मैं बिना किसी बाधा के जीवित रहता हूं और फिनिश लाइन तक पहुंचता हूं, भले ही यह पता न चले कि कौन जीतता है, यह उत्तरजीविता निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं है। प्रतिद्वंद्वी ने लगातार ऐसे पुर्जे लिए जिनका गति से कोई लेना देना नहीं है। उसका असली लक्ष्य केवल अपनी रेसिंग कार को बाद में अंदरूनी लेन पर रखने में सक्षम होना है और दौड़ पूरी करने के लिए मुझे मुड़ना होगा। जैसे ही मैं मुड़ूंगा, प्रतिद्वंद्वी बलपूर्वक गति बढ़ाने के इस अवसर का लाभ उठाकर मुझे उड़ा सकता है, कुचल सकता है और बाहर कर सकता है। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह बहुत भयानक है। ये देखते हुए कि तुम कार्ड चुनने में देरी कर रहे हो, बूढ़ा व्यक्ति खुद को तुम्हें याद दिलाने से नहीं रोक सका। क्या बात है, युवा के पास एकमात्र ब्रेक का पुर्जा है। सबसे बड़ा फायदा तुम्हारी तरफ है। अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? यह सुनकर तुम्हें प्रतिद्वंद्वी के लक्ष्य के बारे में और भी यकीन हो गया। अब केवल विंडशील्ड और एक अन्य स्टीयरिंग व्हील बचा है। बिना किसी हिचकिचाहट के तुम सीधे स्टीयरिंग व्हील चुनते हो। तुम केवल ऐसे पुर्जे चुनते हो जिनका गति से कोई लेना देना नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है। मैं वास्तव में नहीं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे जीत सकते हो। यह सुनकर बूढ़े ने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से कम कर दी। युवा, यह इतना निश्चित नहीं है। यह बूढ़ा व्यक्ति संसाधनों से भरपूर है। दूसरे के आत्मविश्वासी रूप को देखकर तुम जानते हो कि जीत लगभग तुम्हारी है। एक बार चयन पूरा हो जाने के बाद तुम दोनों ने अपनी योजना के अनुसार रेसिंग कार में बदलाव करना शुरू कर दिया। बूढ़े ने अंदरूनी लेन चुनी। उलटी गिनती समाप्त होने के साथ तुम दोनों ने आधिकारिक तौर पर दौड़ शुरू कर दी। अब बिना अपना लक्ष्य बताए सामान्य रूप से गाड़ी चलाना ही दौड़ को बिना किसी समस्या के जीतने के लिए पर्याप्त है। कुछ ही समय बाद तुम दोनों पहले मोड़ पर पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि समय आ गया है और उसने पूरी रफ्तार से एक्सीलेटर दबाना शुरू कर दिया। तुम जानते हो कि दूसरे के पास न तो स्टीयरिंग व्हील है और न ही ब्रेक। उसे एहसास हुआ कि यह त्वरण इस स्थिति से बाहर निकलने का उसका तरीका था। वह मोड़ पर अपनी गति का उपयोग बारिश को नष्ट करने के लिए करना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने धीमे होने और बूढ़े की रेसिंग कार से बचने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाए। क्योंकि कोई ब्रेक नहीं था इसलिए धीमा होना असंभव था और कोई स्टीयरिंग व्हील भी नहीं था इसलिए मुड़ना असंभव था। वह सीधे ट्रैक से बाहर निकल गया और खाई में गिर गया। अंत में तुमने बिना किसी बाधा के दौड़ पूरी की। धिक्कार है, ये बाल बाल बचा। मैं लगभग मर ही गया था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बूढ़ा तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। युवा, तुम प्रतिभाशाली हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लक्ष्य को इतने लंबे समय से समझ गए थे और तुम इतनी अच्छी तरह छिप सकते थे। यह स्वाभाविक है। अब क्या आप मुझे अपने बारे में वह सब कुछ बता सकते हैं जो जानने लायक है? ओह, वैसे, और वह अतुलनीय शक्ति आप मुझे कब देंगे?